सबसे पहली बार मुलाकात धोनी जी से आपकी कब और कैसे हुई थी? तेजस्वी यादव है, तो ऐसे कई लोग हैं, तो कम से कम नहीं तो बिहार के 20-25 रणजी ट्रॉफी प्लेयर मेरे स्टूडेंट हैं, तो ये भी उनमें से एक था। युवराज सिंह के फादर वो ऐसा आरोप लगाते हैं कि धोनी के रहते हुए कप्तानी में कई क्रिकेटरों को मौका नहीं दिया गया। नो डाउट युवराज इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इंडिया ने प्रोड्यूस किया, उसने हमारे को वर्ल्ड कप जिताए हैं। या धोनी को अब आईपीएल से संन्यास ले लेना चाहिए? चेन्नई का जो ग्राफ है ना, वो धोनी की वजह से ही ऊपर गया हुआ है। कई बड़े बड़े खिलाड़ियों का ये कहना है कि उनको फेयरवेल के लिए एक मैच नहीं दिया गया। आप इसको एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच कितना सही और कितना गलत मानते हैं? एक प्लेयर ने कंट्री के लिए खेला है, लास्ट में हर आदमी को एक इज्जत के साथ रिटायर करना चाहिए। मुरली कार्तिक की जर्नी के बारे में, क्योंकि उन्होंने अपने फेयरवेल स्पीच में ये बोला भी था, सर के पास नहीं गया होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। तो उस दिन इनके फादर को बुलाया गया अगले दिन, तो ये कहा गया कि सर हमने आपका कहना माना, हमने कार्तिक का कहना माना, अब हमारा कहना मान लो, आप इसको स्पिन करने दो। अच्छा, आईपीएल को आप इंडियन क्रिकेट के लिए कैसे देखते हैं? इससे फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? आईपीएल से पहले हमारे प्लेयर के पास इतना पैसा नहीं था जितना आईपीएल के आने से हो गया है। एक क्रिकेटर की सफलता में आप कितना परसेंट उसकी मेहनत और कितना परसेंट उसकी किस्मत को देना चाहेंगे? आपको 100% मेहनत करनी पड़ेगी, 100% मैच में परफॉर्म करना पड़ेगा। टीम में आप फेवरेटिज्म को मानते हो चयन के लिए या नहीं? हर प्लेयर के, हर कैप्टन के, हर सिलेक्टर के कुछ एक सिलेक्टेड प्लेयर होते हैं, नहीं मैं तो ये मेरे को जिता सकता है, नहीं मेरे को तो वो जिता सकता है, नहीं इसको नंबर 3 भेज दूंगा, पहले ये ओपनिंग करेंगे। तो ये प्लानिंग होती है, एक कैप्टन की अपनी होती है। सही उम्र क्या है एक बच्चे की जो वो इंटरनेशनल क्रिकेट तक या एक अच्छे ओहदे तक क्रिकेट में पहुंच पाए, और इसके लिए पैसे की कितनी ज़रूरत होती है? 33 साल मैंने एक ही सेंटर में नेशनल स्टेडियम में किया है। 100 रुपये फीस होती थी, दोबारा सुन ले आप, 100 रुपीज़ पूरे साल की फीस। दिस इज सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, कोई नहीं मानेगा। वर्ल्ड के इतने प्लेयर आते हैं, वर्ल्ड की सारी टीमों ने हमारे यहाँ प्रैक्टिस की, सबसे बेस्ट विकेट हमारे पास थे नेशनल स्टेडियम में। DDCA में नहीं होते थे, हमारे यहाँ प्रैक्टिस करती थी सारी टीमें। आप डीप क्रिकेट के भी कोच रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि एक विकलांग श्रेणी के जो बच्चे होते हैं और एक सक्षम बच्चे जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग हैं, हर तरीके से मजबूत हैं, इन दोनों की स्पिरिट सेम होती है या कुछ आपको फर्क लगा दोनों में? अभी पैरा ओलंपिक्स हुए ना, हमारे कई इंडियंस को तब पता लगा होगा, अरे यार ये भी स्पोर्ट्स करते हैं, जब वो गोल्ड मेडल ला रहे हैं या वो ला रहे हैं। उनके पीछे उनकी स्ट्रगल नहीं देखी आपने कि गांव में, शहर में, पड़ोस में, स्कूल में उनको क्या कहा जाता है। ऑल टाइम ग्रेट इंडियन कैप्टन्स की सौरव गांगुली, MS धोनी, ये टाई लग रहा है मेरे को, टाई। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। क्योंकि आप एक स्पोर्ट्स कोच है क्रिकेट के, आप इस कहावत को क्या कहना चाहेंगे और क्या उन पेरेंट्स को मैसेज देना चाहेंगे जो आज वो ना कहें? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेल्फ डिस्कवरी विद विकास पुरोहित। मैं हूं आपका होस्ट विकास। दोस्तों, आज का हमारा पॉडकास्ट कुछ खास और कुछ अलग है। जैसा कि हमारे पिछले पॉडकास्ट अलग अलग फील्ड से जुड़े थे, वैसे ही ये एपिसोड भी आपको कुछ नया और प्रेरणादायक सीखने का अवसर देगा। हमारा उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि अगर हम आपका समय ले रहे हैं तो उसके बदले में आपको कुछ सीखने को जरूर मिले। लेकिन दोस्तों, मैं एक छोटी सी अपील करना चाहूंगा। आपके स्क्रीन पर जो छोटा सा बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, वही हमारी एकमात्र फीस है। इसे प्रेस करने में जरा सी भी झिझक ना दिखाएं। आपका समर्थन मिलेगा तो हमारे हौसले और बढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड को और अच्छा बनाने के लिए। अगर आपके पास कोई सुझाव है कि हम कौन सा विषय लेकर अगला पॉडकास्ट करें, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज का एपिसोड खासकर उन बच्चों और युवा क्रिकेटरों के लिए है जो खुद को एक दिन इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते देखना चाहते हैं, या उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चे को क्रिकेटर बनाना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय क्रिकेट टीम के महानतम पूर्व कप्तान, मैच फिनिशर, विस्फोटक बल्लेबाज और मिस्टर कूल के नाम से मशहूर महेंद्र सिंह धोनी के कोच श्रीमान MP सिंह जी। धोनी के अलावा इन्होंने मुरली कार्तिक,
परविंदर अवाना, उन्मुख चंद जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों को भी कोचिंग दी है और 50 से अधिक रणजी खिलाड़ियों को भी ट्रेंड किया है। साथ ही 33 वर्षों तक नेशनल स्टेडियम के ये हेड कोच भी रहे हैं। इन्होंने वहां से कई खिलाड़ियों को डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल और इंडिया लेवल तक भी भेजा है। तो चलिए आज हम सुनते हैं MP सिंह जी के अनुभवों और जानते हैं कैसे उन्होंने इतने महान क्रिकेटरों को तैयार किया। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं आपसे सबसे पहली चीज ये पूछना चाहूंगा, सबसे पहली बार मुलाकात धोनी जी से आपकी कब और कैसे हुई थी? धोनी हमारे क्योंकि बिहार के ज़्यादातर प्लेयर मेरे पास ही प्रैक्टिस करते थे। उनके जो सीनियर प्लेयर हैं, तारिक रहमान है, राजा जो बाद में कैप्टन बने, और भी काफ़ी, रमीज था, काफ़ी लोग जो अभी जो तेजस्वी यादव है, तो ऐसे कई लोग हैं जो कम से कम नहीं तो बिहार के 20-25 रणजी ट्रॉफी प्लेयर मेरे स्टूडेंट हैं। तो ये भी उनमें से एक था जो उस टाइम में बिहार से 20, तब बिहार और झारखंड की कंबाइंड टीम होती थी। तो ये बिहार की टीम से अंडर 21, अंडर 22 होता था, तो वो खेल रहे थे। और हमारे को हमने एक पटना में टूर्नामेंट खेलने जाना था। उस टूर्नामेंट में इन्होंने जिसने भी हमारी तरफ से कीपिंग करनी थी, अभय शर्मा, आपने नाम सुना होगा, बाद में वो इंडियन टीम के भी फील्डिंग कोच भी रहे हैं अभय शर्मा जी, और अंडर 19 टीम के भी डेविड के साथ वो कोच के एज ए असिस्टेंट कोच रहे। तो उनके फिंगर में फ्रैक्चर हो गया। तो हमारे जो कैप्टन थे विवेक राजदान, तो वो कहते सर मेरी 140 से 145 की स्पीड पे बॉल आती है, कोई ये यंगस्टर जो विकेट कीपर हैं ये तो पकड़ नहीं पाएंगे, तो मैं नहीं जा पाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, वो बिहार के बच्चे जो गए हैं उनसे पता करते हैं कि वहाँ कौन विकेट कीपर है, उनके साथ कौन है कीपर, जो स्टेट खेल रहा है तो अच्छा ही होगा। तो तारिक रहमान से मेरी शाम को बात हुई, तो वो कहता है सर है, एक तो लंबे से बाल हैं, काला सा है, आपको पसंद नहीं आएगा, आपके तो बड़े फौजी स्टाइल डिसिप्लिन वाले बच्चे रहते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कीपिंग तो करता है ना? वो कहता हाँ सर कीपिंग भी करता और बैटिंग भी कर लेता। तो मैंने कहा ठीक है आप उसको, तो उनका वो लास्ट डे ही था मैच का, तो मध्य प्रदेश के अगेंस्ट था शायद मैच, तो फिर वो फिनिश करके वो वहाँ से पटना चले गए। इधर मैंने विवेक को रात को फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसा है, वो मान गए हैं, वहाँ के जो 5-6 प्लेयर आ रहे हैं उनमें एक विकेट कीपर बैट्समैन भी है। तब तक हम धोनी का नाम नहीं जानते थे, कौन है क्या नहीं है, मैं भी नहीं मिला था। तो 2-3 दिन बाद पटना में मैच था, तो लंच टाइम के आसपास मैंने विवेक को फ़ोन किया। मैंने कहा विवेक विकेट कीपर ठीक है, क्योंकि मेरा तो कंसर्न एक ही था, बाकी प्लेयर तो हमारे साथ खेलते ही रहते थे। कहता सर हमने बैटिंग टॉस जीत के पहले बैटिंग ली थी और मैंने पूछा ओपन कौन करेगा, तो इसने हाथ खड़ा कर दिया, मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ। तो मैंने कहा चल पैड कर, तो तू जा ओपन करने। तो कह रहा सर 124-25 पे खेल रहा है, नॉट आउट है, और विकेट अनप्रिपेयर्ड विकेट है, जिसपे कि नी लेवल से भी नीचे बॉल्स आ रही हैं, और उसको इसने 7-8 छक्के मार दिए ऐसी बॉलों पे भी। तो अब ये कीपिंग चाहे जैसी भी करे, पर ये मैच जिता गया हमारे को। और वो मैच भी हमारा उस टाइम मध्य प्रदेश की टीम थी, राजेश चौहान उसको लीड कर रहे थे। और उसको जब वो हरा, तो फिर पहले दिन के बाद ये जब भी हमारे यहाँ टूर्नामेंट होते थे तो खेलने आते थे, जब भी इनके यहाँ ब्रेक होता था तो हमारे यहाँ प्रैक्टिस करने आते थे। अब धीरे धीरे ऐसे ही जैसे टूर्नामेंट होते गए तो हमारे साथ इनका आना जाना लगा रहा। जैसे अभी आपने बताया, इसमें तेजस्वी यादव का भी नाम आया, शायद ये उप मुख्यमंत्री जो बिहार के पूर्व में रहे हैं, आप उन्हीं की बात कर रहे हैं? बिल्कुल वही है। तो इतने बड़े बड़े प्लेयर आपने देखे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब धोनी को आपने पहली बार देखा था फील्ड्स के ऊपर, तो आपको लगा था वो देश के ही नहीं वर्ल्ड के महानतम कप्तानों में से एक बन जाएंगे और इतनी आगे तक जाएंगे, जो शायद हमारी कई पीढ़ियों तक याद रहेगा कि महेंद्र सिंह धोनी कोई क्रिकेटर आया था एक ऐसी जगह से जहां से आदमी सोचता भी नहीं था। बताते हैं ईस्ट जोन से वैसे भी कमी प्लेयर जो है आ पाते थे इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। देखें, अगर ये क्वेश्चन आप किसी और से पूछा होता ना, अगर प्लेयर से पूछा होता तो फटाफट कह देता कि हाँ मेरे को तो पहले से ही लग रहा था कि बहुत बड़ा प्लेयर बन जाएगा। और वो क्योंकि हम टीचर हैं,
हमारे को तो सारे स्टूडेंट एक जैसे लगते हैं, पर नो डाउट जो बेसिक टैलेंट होता है ना, एक भगवान ने जो गॉड गिफ्टेड कहते हैं ना, जिसको गॉड गिफ्टेड भगवान ने दिया हुआ है, तो वो जो उसमें चीजें थी, सतपाल रावत मेरे साथ ही खड़े थे जो अभी कोचिंग कर रहे हैं, उन्होंने जब नेट में देखा इसको तो बैकफुट पे भी जाके ये गैप में जाके पुश करता था और सिंगल, हर बॉल पे सिंगल था, कोई डॉट बॉल नहीं खेलता था नेट के अंदर भी। तो कोच को पता लग जाता है कि जहाँ जिस गैप में ये खेल रहा है, अगर ये ज्यादा दूर जाएगी तो 2 रन भी बन जाएंगे वहां से। तो उस टाइम से भी हमारे को लग रहा था कीपिंग में इतना बड़ा विकेट कीपर होगा, या उसने अपने आप को इम्प्लीमेंट किया कीपिंग के लिए जहां जहां उनको चांस मिले। पर बैटिंग में शुरू से ही लग रहा था कि ये एक अच्छा बैट्समैन तो बनेगा। नो डाउट जो आपका क्वेश्चन था कि इंटरनेशनल लेवल पे इतना बड़ा प्लेयर बनेगा या इतना बड़ा कैप्टन बनेगा, ये चीजें होती हैं स्टेप बाय स्टेप। आप जैसे ही बच्चा आया तो हम ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा IAS बनेगा। वो बच्चे के हमारे को 12th में भी जाके, उसके बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है उसके बाद जाके हमारे को पता लगता है नहीं, इसमें ही इज ये कैपेबल है, इसकी ये कैपेबिलिटी है, जो कि ये एक मतलब एक IAS नहीं तो IPS नहीं तो उसके नीचे इनकम टैक्स ऑफिसर हो गए, मतलब उस ऑफिसर रैंक में ये जा सकता है। तो ये उसी टाइप का एक कोच की नजर होनी चाहिए पहचानने की कि किस बच्चे में कैसा टैलेंट है और किस ग्रुप में उनको डालना है। ग्रुपिंग करना बहुत बहुत जरूरी है, और बेसिक सिखाना, परफेक्ट बेसिक। बैट्समैन के लिए क्या है, उसकी आईज और ये कोऑर्डिनेशन, हैंड आईज कोऑर्डिनेशन जो है ना, ये नेचर ने किया होता है। बॉल सेंस जो है वो भी नेचुरल है, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं डे बाय डे चीज़ों डाल के। पर जो बेसिक्स है ना कि मिडल कैसे करनी है बॉल, वो तो कोच ही सिखाएगा। और एक अच्छा कोच होगा ना जिसने खुद सीखा हो, जिसने 1 साल 2 साल कोचिंग का डिप्लोमा किया हो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला से या बेंगलोर से, तो वो ही एक ऐसी चीज जैसे कहा, मैं इंटरनेशनल प्लेयर की ये नहीं कह रहा कि वो नहीं कर रहा, उनमें इतना पेशेंस नहीं है कि ये छोटे बच्चों को आके सिखाए। हाँ, वो एक पॉलिश करने के लिए बहुत अच्छा है, मोरल बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छे हैं। हम भी अपने प्लेयरों को, जितने को भी हम साथ में बुला के लाते थे अपने सीनियर्स बच्चों को, छोटे बच्चों के ग्रुप में जो अच्छे टैलेंटेड बच्चे थे, पहले उनको नेट में 10, 15, 20 मिनट उनकी बैटिंग दिखाते थे, उनकी बॉलिंग दिखाते थे, उनकी फील्डिंग करके दिखाते थे। उसके बाद वो बच्चों से बात करते थे, तो उसी टाइम वो कहते थे, अरे सर ये तो आपने ना क्रीम निकाल के रखी हुई है। तो वो क्रीम निकालना एक कोच का काम है। उस क्रीम को कैसे पॉलिश करना है, कैसे उसको सिखाना है, कैसे उसको डिसिप्लिन सिखाना है, और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। माँ बाप आजकल पेरेंट्स की भी बच्चे नहीं बात सुन रहे, तो एक टीचर को ना, मेरी रिक्वेस्ट है, जो स्कूल के टीचर हैं, स्पेशली जो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, वो थोड़ा सा, एक वर्ड मैं कहूँगा कि थोड़ा सा बच्चों को ना हड़का के रखें। हड़काना कहते हैं ना, थोड़ा सा आइज का डर होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स बहुत प्यार कर रहे हैं बच्चों से, कुछ नहीं कहते उनको, पीछे से कुछ कहता है तो वो पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, पेरेंट्स के ऊपर ही केस बन रहे हैं। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन में रखने के लिए उस बच्चे की लाइफ कितनी ऊंची बनेगी, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि वो कितने एटिकेट्स हैं उस बच्चे में, कितना वो हार्ड वर्कर है। तो ये एक जो पहले 5 साल का 4 साल का बच्चा आके स्कूल में रहता है ना, पहले दिन से उसको अगर ऐसी हम आदतें डाल देंगे हार्ड वर्किंग की, तो नेचुरली वो जब वो प्रोडक्ट तैयार होगा, 12th में जाके वो बाहर निकलेगा, तो वर्ल्ड के किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके वो फिट हो जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। गुरु को वैसे ही हमारे देश में सबसे ऊपर माना जाता है। हमारी संस्कृति कहती है कि गुरु सर्वोत्तम होता है। तो आपने जैसे अभी बताया, ये बात भी हकीकत है कि जब शुरुआत में धोनी टीम में शामिल हुए थे तो उस समय उनकी विकेट कीपिंग उतनी अच्छी नहीं होती थी। हाँ, विस्फोटक बल्लेबाज तो थे, ऐसे ही नहीं मुशर्रफ ने तारीफ करी थी। पाकिस्तान में जाकर के धोनी की जो तारीफ हुई थी, वो कहीं ना कहीं उनकी बैट्समैनी इतनी धुआंधार खेलते थे कि सामने वाली टीम वैसे ही उनसे थर्रा जाती थी। लेकिन धीरे धीरे जो उन्होंने अपनी विकेट कीपिंग को निखारा,
मुझे नहीं लगता कि आज की समय में कोई भी विकेट कीपर उनकी बराबरी कर पाएगा, उस आदर्शों को देख पाएगा। इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है कि क्या फर्क था धोनी में, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को 33 सालों तक आपने नेशनल स्टेडियम में अपनी सर्विस दी है, और जैसा कि अभी हमारी बातचीत चल रही थी, आप बता रहे थे हजारों खिलाड़ियों को हमने निकाला है यहाँ से, तो क्या डिफरेंस देखा कि धोनी में एक क्या अलग चीज थी जो बाकी बच्चों में नहीं होती? देखें, एक तो डाउन टू अर्थ, और स्टार्च नहीं लगी। एक वर्ड आता है ना, स्टार्च लगी है, कि भाई स्टार्च लगा कपड़ा एक अकड़ के रहता है ना, जैसे तो उसमें अकड़ नहीं थी हमारे। नो डाउट जो बड़े शहरों के बच्चे हैं ना, वो थोड़ा सा स्टार्च लगी होगी, थोड़े से अपने आप को दूसरों से ज्यादा अच्छा मानेंगे, थोड़ी बहुत नो डाउट उनसे इंग्लिश अच्छी होगी, क्योंकि ये इंग्लिश स्कूल में बैकग्राउंड से पढ़े हैं कि उसमें आते हैं, तो ऐसी चीजें उसमें नहीं थी। और जो अरुण पांडे हमारा एक प्लेयर होता था, लेफ्ट आर्म स्पिनर था, वो इंडियन एयरलाइंस में काम करता था, तो उसके साथ ही ये रहता था हमेशा। तो हम कहते थे उसको कि भाई मेक श्योर ये छोटे शहर से आया और ध्यान रखना पांडे। तो वो ये कहता, अरे सर फिक्र मत करिए आप। तो मेरे को आज भी मनोज तिवारी जी के वर्ड यूज, क्योंकि मनोज तिवारी उनके जीजा थे अरुण पांडे के, तो वो अपनी गाड़ी में इनको छोड़ के जाते थे नेशनल स्टेडियम। कभी नहीं मिले मेरे से, जो सांसद हैं बीजेपी से मनोज तिवारी। हाँ, अच्छा, वो मेरे को कभी नहीं मिले, कि उन्होंने कभी नहीं बताया कि मैं इनको छोड़ के जा रहा हूँ या मैं इनको लेने आ गया हूँ। वो आके पार्किंग में छोड़ के फिर चले जाते थे, अपनी पार्लियामेंट का काम हो गया या कोई काम हो गया चले जाते थे, फिर आते थे ले जाते थे। तो जब वो एक बार मेंबर पार्लियामेंट बन के आए और टीम में मैं नाम, क्योंकि मैं पार्लियामेंट की टीम का कोच भी था, तो मैं जब नाम लिख रहा था तो ये आए, तो मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर। तो अरे सर मत कहिए, आपने ऐसे ऐसे प्लेयरों को निकाला है, और मैं तो इनको छोड़ने आता था, धोनी को और अरुण पांडे को मैं छोड़ने आता था। और जब शाम को ये पीछे बैठे होते थे गाड़ी में, तो ये कहते होते, अरे सर ने आज बड़ी मेहनत कराई है। कभी कहता था आउट ऑफ वे जाके मेरे को स्विमिंग कराई है, कभी मतलब हर चीज मैं सुनता रहता था, क्योंकि वो भी फिजिकल एजुकेशन बैकग्राउंड के थे। उन्होंने एमपीएड किया है बनारस यूनिवर्सिटी से। तो कहता मैं कहीं भी जाता हूँ ना, मैं यही कहता हूँ कि धोनी को बनाने में थोड़ा बहुत मेरा भी हाथ है, क्योंकि छोड़ने मैं जाता था स्टेडियम में। तो नेचुरली आप अगर डिसिप्लिन में हैं, आपका जो माइंडसेट जो है आपका, उसमें कुछ और नहीं है, बिल्कुल क्रिकेट ही के लिए आप आए तो क्रिकेट ही खेलिए। उसने कोई खुराफाती काम नहीं किया कि बच्चे होते हैं नाइट आउट करने चला जा रहा है, कोई क्लब में जा रहा है कोई, तो उसने कोई ऐसी चीजें नहीं की। हालांकि अरुण पांडे भी वैसा ही था, दोनों टीचर क्लर थे, कोई नॉनवेज भी नहीं मेरे को वो खाता था पांडे। तो ये उस टाइम में तो जब भी ये आए, जो चीज इनको सिखाई गई, एक्स्ट्रा काम करते थे। अगर इनको रनिंग बताई गई कि जाके 5 राउंड लगाया हो अंदर, तो ये शाम तक लगा रहे हैं, 10-12 राउंड लगा के जा रहे हैं, एक्स्ट्रा स्ट्रेचिंग करके जा रहे हैं। तो कई बार तो अंधेरा हो जाता था, तो ये बैठे होते थे दोनों, इनके किट बैग, बड़े ग्राउंड मैन मेरे को बैग मेरे रूम में रख के जाता था, सर ये 2 बच्चों का बैग रह गया, तो मैंने कहा रख दो, कोई बात नहीं, वो अंदर रनिंग कर रहे होंगे। तो जो हार्ड वर्क है वो कहीं ना कहीं आपको आपकी जो भी आपकी लाइफ है उसमें आपको सामने आता है, और वो नेचुरली आपके जो भी उसकी प्रोडक्टिविटी है वो आपको सामने आएगी। हार्ड वर्क, ईमानदारी, ये 2 चीज़ें जो कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को सिखाई थी, और मैं भी अभी भी कोशिश करता हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट हैं कल को जाके मेरी बदनामी ना करें कहीं कि कहाँ से सीख क्या वहाँ से। तो मैं अभी कई छोटे बच्चों को भी कहता हूँ, 10 साल के भी है, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि भाई देखो, अगर तुमने सीखना है तो सीखो, नहीं सीखना तो छोड़ के चले जाओ, नहीं तो आप हमारी भी इंसल्ट कराओगे। कहीं भी जाओगे तो हो यार क्या यार, कोच ने कुछ नहीं सिखाया तेरे को। तो शुरू से ही आप एक बच्चे के टैग लगा दो, नहीं कि ये तो करना ही करना है, ये मिनिमम है, आज करके जाना है आपने।
तो नेचुरली इन्होंने किए और आपके सामने रिजल्ट्स हैं उनके। नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि छोटे बच्चे के लिए बहुत मेहनत करनी होती है एक कोच को सिखाने के लिए। और मैं जैसे अभी देख रहा था फील्ड में कि छोटे छोटे बच्चों को आप ऐसे गाइडेंस दे रहे थे, वो वास्तव में एक अच्छे कोच की निशानी है। अच्छा, ये जो बात अभी आपने कहा था अरुण पांडे जी के लिए, मुझे भी हल्का हल्का याद है, मैंने मनोज तिवारी को कहते हुए सुना था कि उनके साले साहब हैं अरुण पांडे जी, उनके साथ MS धोनी रहते थे और उस समय मैं उनको छोड़ने जाता था, लेने जाता था, तो फिर उनसे पूछा भी गया था कि क्या आज आपकी बातचीत होती है। तो ये स्टोरी मेरे को भी हल्का हल्का याद है कि ये ऐसी स्टोरी हमारे सामने आई थी। मैं इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि कोई ऐसी स्ट्रगल याद है आपको धोनी की, जब धोनी को ऐसा लगा हो, कभी आपकी ऐसी बात हुई हो, कोई ऐसी स्टोरी हो कि बहुत संघर्ष है इसमें। जैसे आज जो हम देख रहे हैं, कई यूथ हमारे यहाँ क्रिकेट को पूजा जाता है। एक बच्चा जब बड़ा होता है ना, वो सपने में स्पोर्ट्स में सबसे पहला स्पोर्ट्स जो आता है वो क्रिकेट आता है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो क्रिकेट सीखना चाहते हैं, लेकिन इसका एक बहुत नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि बहुत सारे बच्चे नहीं पहुंच पाते उस मुकाम तक जहां धोनी पहुंचे, मुरली कार्तिक पहुंचे या अन्य बड़े बड़े खिलाड़ी पहुंचे। तो कोई ऐसी स्ट्रगल स्टोरी आपको याद हो धोनी के बारे में? देखिए, एक तो बेसिक फार्मूला है कि बहुत सारी क्वांटिटी होगी ना, जहाँ पे कोई भी बहुत सारे सेब पड़े होंगे तो आप उसमें से 10 सेब बहुत अच्छे तो निकाल के रख लोगे। नेचुरली वो जो बाकी के जो सेब रह जाते हैं ना, तो वो क्या है, वो थोड़े से कम रेट में वो बेच देगा दुकानदार, या उससे भी थोड़े जो और कम रह जाएंगे तो उससे भी कम रेट में बिकेंगे। पर वो जो 11-12 पूरे इतना बड़ा कंट्री है ना हमारा, मान लो करोड़ों बंदे खेल रहे हैं, तो उसमें टीम में तो 11 ही खेलने हैं या 15 की टीम बननी है, उससे ज्यादा आप रख नहीं सकते टीम के साथ। तो नेचुरली कंपटीशन है। और जो पुअर बैकग्राउंड से, हम ये भी नहीं कह सकते कि पुअर बैकग्राउंड के बच्चे टीम में नहीं खेल रहे। एक सिराज को देखें आप, ऑटो चलाते हैं उनके फादर, मोहम्मद सिराज। अभी जो जायसवाल आया बैट्समैन, वो उसने गोलगप्पे बेचे हैं चौपाटी पे। तो स्ट्रगल की है उन लोगों ने, गरीब है, टैलेंट था ना तो आ गए सामने। टैलेंट होना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि गरीब का बच्चा नहीं खेल सकता, गरीब का बच्चा खेल सकता अगर वो टैलेंटेड है। और गिवन डेट पे, जैसे आपको रणजी ट्रॉफी में चांस मिला या इंटर डिस्ट्रिक्ट में चांस मिला, आपने वहां रन किए, वहां से सेलेक्ट होके आए रणजी ट्रॉफी स्टेट की टीम में, इंटर स्टेट में आपने रणजी ट्रॉफी में प्रूव करा अपने आप को। तो बहुत बड़ा एक टाइम पीरियड है, लगता है उसमें काफी टाइम लगता है कि आप प्रूव करते रहे, आपको जहां जहां मौका मिलता जाए वहां पे प्रूव करते जाए, किसी को कहने की जरूरत ही नहीं होगी। तो ये आपके सामने जब ये 2 बच्चों का एग्जांपल दे रहा हूँ, और भी गिल वगैरह भी वो ऐसी बैकग्राउंड के ही है। तो गरीब बच्चे खेल रहे हैं, टैलेंटेड है तो आप सामने आ जाएंगे। अगर टैलेंटेड नहीं है तो किसी का भी बच्चा, आपने देखे होंगे कई टेस्ट प्लेयरों के बच्चे, कई अमीरों के बच्चे, बहुत बड़े बड़े सिटी के जो माने हुए अमीर हैं, वो भी अपना बच्चा पैसे के दम पे कहीं डलवा देते होंगे, पर खेलना तो बच्चे नहीं है, प्रूव तो बच्चे ने करना है। तो जब वो परफॉर्म नहीं करेगा तो निकाल देंगे उसको, तो क्या फायदा, दूसरे का भी चांस खराब कर रहा है। मेरे हिसाब से आप मेहनत करें, अमीरी गरीबी बात की बात, पर जैसा आपने क्वेश्चन पूछा कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में अगर आपके पास टैलेंट है तो जो बेस्ट टैलेंट होगा वही खेलेगा। नेचुरली जो नहीं आएगा टीम में तो उसको सेटबैक तो लगेगा। आपको टॉप 11 में आना पड़ेगा, उसके लिए आपको आना पड़ेगा, आपको आउट ऑफ वे जाके मेहनत करनी पड़ेगी टैलेंट होने के बावजूद भी। हाँ, अगर आप मानते हो कि इंडिया के टॉप 11 में आप शामिल हो सकते हो तो ही आप टीम में शामिल होगे। बिल्कुल। एक चीज और, उसका भी टारगेट आपको उससे ऊपर का रखना पड़ेगा। आपके कंपटीटर, मान लो आपके ओपनिंग बैट्समैन, 4 ओपनिंग बैट्समैन है, उन 4 में आप 5वां नंबर पे हैं, तो आपको ये इतनी मेहनत करनी है कि वो फर्स्ट 2 को बीट करने वाली आपकी एबिलिटी होनी चाहिए। तो आप फर्स्ट 2 को बीट करेंगे तभी आप टीम में आएंगे, नहीं है तो वो दोनों खेलते रहेंगे। आपने धोनी को बड़े करीब से जाना है, आप उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है कि युवराज सिंह के फादर,
वो ऐसा आरोप लगाते हैं कि धोनी के रहते हुए कप्तानी में कई क्रिकेटरों को मौका नहीं दिया गया, या कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी उस समय की खड़ी हुई। क्या आप मानते हैं धोनी ऐसा व्यक्तित्व तो है? देखो, मैं किसी इंडिविजुअल के बारे में कोई आपको टिप्पणी नहीं करूंगा। वो एक इंडिविजुअल के अपनी अपनी एक से दूसरे के क्या वो है, तो वो मेरी फील्ड नहीं है उसमें बात करने के लिए। हाँ, नो, अगर आप अभी इससे पहले भी मैंने आपको यही बोला है कि आप इतने ऊपर रहे हैं ना, आप इतने ऊपर रहे कि वो आपकी जगह अपने आप बन के आए, सामने से बन के आए। नो डाउट युवराज इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इंडिया ने प्रोड्यूस किया। उसने हमारे को वर्ल्ड कप जिताए हैं। उसने कितनी कैंसर जैसी बीमारी को बीट करके, मेहनत करके दोबारा उस लेवल पे आके क्रिकेट खेल के गया है। तो ये छोटा मोटा आदमी का काम नहीं है। एक आदमी होता है वो तो कैंसर का नाम सुन के मर जाता वैसे ही, पर उसने स्ट्रगल किया, उसने उसको ट्रीटमेंट किया और फिर प्रूव करके दिखाया, दोबारा आगे खेला। तो वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। तो बहुत बड़े खिलाड़ी के लिए बाकी कौन किसके लिए क्या स्टेटमेंट दे रहा है वो मेरे से बाहर है। वो धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से अचानक संन्यास ले लिया, उस पर कई सवाल उठे थे। आपका भी एक बयान था कि शायद उनकी टेनिस एल्बो की चोट की वजह से ऐसा हुआ है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो तो आपको उसके बाद तो देखो, आप टेस्ट में तो आपको फिर भी चांस मिलता है। आप सिंगल लेके दूसरी साइड में खड़े हो जाओ, आराम से टाइम निकालते रहो। तो ऐसा नहीं, उसने T20 और वनडेज तो खेले हैं और IPL अभी तक खेल रहा है। कौन सा वर्ल्ड का कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको इंजरी नहीं होती, और कौन सा अच्छा ऐसा खिलाड़ी है जिसने उसको रिकवर करके और नहीं खेला? मैं आपके सामने अभी एग्जांपल दिया कि कैंसर जैसी ट्रीटमेंट लेके वो युवराज जैसा बंदा सामने आ गया। बहुत बड़ी टेनिस एल्बो नहीं, ये गलत किसी ने प्रेडिक्ट करके लगा दिया कि टेनिस एल्बो हुआ। आप देखें, एक साइंटिफिक लैंग्वेज होती है इंजरीज की, है ना, टर्मिनोलॉजी कहते हैं, इंजरी की भी होती है। फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर्स उसी पैटर्न पे बात करते हैं। अब अगर मैं बात करूंगा ना, तो मेरे को मैं ये नहीं कहूंगा इसके कोनी में पेन है, तो हम कहेंगे इसको टेनिस एल्बो है थोड़ी, है ना। अब वो किस लेवल पे थी, स्वेलिंग हो सकती है आपके, आप इतनी क्रिकेट खेल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपके किसी भी जॉइंट में स्वेलिंग हो सकती है, एंकल से लेके। तो अगर वो खिलाड़ी कह ही रहा है कि मेरे को थोड़ी बहुत स्वेलिंग थी और मैंने ठीक हो गया, तो आपके सामने दिख रहा है ना कितने लंबे लंबे 6 मार रहा है। अगर इसके टेनिस एल्बो लेके वो बैठ जाए, नहीं मेरे तो पेन हो रहा है, मैं नहीं खेलूंगा, तो वो तो आपके सामने मार रहा है। बांग्लादेश में जाके उसने उस सीरीज के बाद अभी, हाँ, मेरे को ये भी याद आया, जब वो रिजाइन किया उसने ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद आके मेरे पास 3 दिन प्रैक्टिस की है उन्होंने, धोनी ने। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा देखो, आप क्यों नहीं 4 नंबर पे बैटिंग करते? आपकी जो बैटिंग है, जो आप जिस चीज के लिए कैपेबल है, 4 नंबर की बैटिंग के लिए कैपेबल है, और 4 नंबर 5 नंबर ये सेट नहीं हो पा रहा है। व्हाई यू आर प्लेइंग ऑन 6 नंबर? 6 नंबर पे मत खेलिए, आप 4 पे खेलिए, हर मैच में 100 बना देगा तू। तो क्योंकि वहां पे कैप्टन था बांग्लादेश में, और जो भी कंपटीशन था उसमें हर उस 4 नंबर पे बैटिंग की, हर मैच में 50 रन बना। हमारी ऊपर की बैटिंग फ्लॉप हो रही थी और इसने हर मैच में, मेरे ख्याल T20 सीरीज थी और उसके बाद वनडे भी थी, तो उनमें हर मैच में 50 रन बनाए। 4 मैच खेले या 3 खेले, तीनों में 50-50, और उससे ऊपर लंबे स्कोर थे 75 ऐसे, 65 ऐसे करके। तो अगर टेनिस एल्बो होती, ये देखो, मैं कहता हूं कि किसी भी मीडिया वाले ने आके बोल दिया होगा कि नो डाउट मेरे मुंह से भी निकला होगा, क्योंकि वो इंजरी, मीडिया वाले उसको बना इंजरी का एक वो है। अब मेरे को थंब इंजरी है, तो मैं कहूंगा उसको क्या है, हेयर लाइन फ्रैक्चर है। आम पब्लिक नहीं बोलेगी कि इसको हेयर लाइन फ्रैक्चर, नहीं बोलेगी। अब मीडिया वाले क्या बोलेंगे उसको, कि उसके फ्रैक्चर है। तो फ्रैक्चर होना और हेयर लाइन फ्रैक्चर होने में फर्क है। तो वो दोनों कैटेगरी आपके सामने ही है। एक टेनिस एल्बो होना बहुत कई सालों में या 6 महीने में ठीक होती है, रिकवरी होती। तो अगर ऑस्ट्रेलिया में टेनिस एल्बो थी, तो बांग्लादेश का तो विद इन वीक दूसरा चालू हो गया था कंपटीशन।
तो कैसे उसने वहां पे प्रूव कर दिया या कैसे उसने वो कर दिया? तो अगर वो इंजरी होती तो नहीं सर्वाइव कर सकते। आज कई चीजें तो हमें आपसे सीखने को मिल गई, जैसे टेनिस एल्बो हम जानते ही नहीं थे, हम सुन लेते थे सिर्फ कि ये टेनिस एल्बो है, और वास्तव में ऐसा ही लगता था कि पता नहीं कितनी बड़ी बीमारी है और इसका क्या है। तो ये हकीकत है। आपने कुछ समय पहले कहा था कि MS धोनी को चेन्नई सुपर किंग्स के लिए रिटेन करना सही फैसला है। क्या IPL 2025 के लिए भी आपका यही विचार है, या धोनी को अब IPL से संन्यास ले लेना चाहिए? एज ए कोच आप क्या राय देना चाहेंगे? देखो, जिस नंबर पे वो बैटिंग कर रहा है और जैसे वो टीम को बांध के रखता है एज ए कैप्टन, तो मेरे को नहीं लगता कि और कोई बंदा एकदम आके, उन्होंने बहुत ट्राई की है, मतलब एकदम वैसा काम नहीं कर पा रहा कोई जैसा कि धोनी कर रहा है। तो वो धीरे धीरे मैच्योर करके नीचे से लेके आएंगे। वो जब तक नहीं होता, मेरे को भी नहीं लगता कि मैनेजमेंट उनको चेंज कर देगी। अब ये तो दोनों के ऊपर है, कैप्टन के ऊपर और मैनेजमेंट के ऊपर। कैप्टन उसको मैनेजमेंट उसको एज ए कैप्टन देखना चाहती है या एज ए बैट्समैन खिलाना चाहती है, या दोनों चीजें नहीं चाहती। तो मेरे को नहीं लगता कि चेन्नई का जो ग्राफ है ना, वो धोनी की वजह से ही ऊपर गया हुआ है। नो डाउट पूरी टीम काम करती है तभी रिजल्ट आता है। मैं तो कहता ही हूँ, इससे टीम वर्क, हर इंडिविजुअल अपना परफॉर्म करता है और टीम की परफॉर्मेंस बनती है। पर उसको टैलेंट को निकालने का एक कैप्टन के पास जो तरीका होता है ना, वो हर किसी के पास नहीं हो सकता। तो इसलिए तो कहते हैं कि ये वाला भाई बहुत अच्छा कैप्टन था। कोई ये नहीं कहता कि वो बैट्समैन बहुत अच्छा था, यार वो कैप्टन बैट्समैन बहुत अच्छा था, नहीं, वो कैप्टन बहुत अच्छा था। तो वो बैटिंग में कुछ किया हो नहीं हो, कीपिंग में कुछ किया हो चाहे नहीं किया, बॉलिंग में कुछ किया हो चाहे नहीं, कोई नहीं बोलता, कैप्टनशिप बहुत अच्छी थी। तो आप जितने भी अच्छे प्लेयर हैं, जितने भी अच्छे कमेंटेटर हैं, आप उनकी अगर वर्ड सुनेंगे ना, बहुत, ये जितने भी एक्स टेस्ट प्लेयर्स हैं जो कमेंट्री कर रहे हैं, आप उनकी कमेंट्री सुनने में बड़ा मजा आता है। टेक्निकल चीजें शायद वो इतनी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बता पाएंगे, पर वो जो फील्ड के अंदर जो चीजें होती है ना, जिसको लेके एक प्लेयर को जो अपकमिंग रणजी ट्रॉफी खेलने वाला है, तो उसको भी वो बातें सुननी चाहिए कि ये सीनियर प्लेयर क्या कह रहा है, कि ये कैसे मूव करता था, कैसे टॉस करता था, कैसे टॉस से पहले जाके ग्राउंड को देखता था, कैसे वार्म अप करता था। तो ये सब चीजें नीचे से ग्रास रूट से सीख के प्लेयर बनता है उस लेवल पे। तो मेरे को लगता है कि ये चीजें होनी बहुत जरूरी है। सही कहा आपने। वैसे तो हमारा पर्सनल मन खुद है कि धोनी ऐसे ही खेलते रहें और आगे, मैं तो पर्सनली ये चाहता हूं कि वो इंडिया टीम की भी कैप्टनसी लें। कई बार कई मैचों में जब हम देखते हैं इंडिया टीम हार रही है, तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ धोनी होता तो ये मैच हम जीतते। तो कुछ लीजेंडरी हुए हैं हमारे यहाँ, जिसमें MS धोनी हुए हैं, सचिन तेंदुलकर हुए हैं, वीरेंद्र सहवाग हुए हैं। मैं नहीं समझ सकता, कोई इंडियंस नहीं चाहेगा कभी भी कि उनको हम हमेशा ही देखते रहें। उनके मन में हमेशा ऐसी एक कसक रहती है कि ऐसे प्लेयर हमेशा खेलते रहें और हमें क्रिकेट का लुत्फ हम उठाते रहें, हमारे दर्शक हमारे इंडियन टीम का देखते रहें। अगला क्वेश्चन है मेरा, आपके एक स्टूडेंट रहे हैं, वैसे तो वो सीनियर प्लेयर हैं, मुरली कार्तिक की जर्नी के बारे में, वो कब आए थे आपके पास, उनकी उम्र उस समय क्या रही थी? क्योंकि उन्होंने अपने फेयरवेल स्पीच में ये बोला भी था कि मैं अगर MP सिंह जी के पास नहीं गया होता, सर के पास नहीं गया होता, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। तो उस प्लेयर के जर्नी के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? कार्तिक ने सरदार पटेल स्कूल में एडमिशन लिया था और नो डाउट वो वहाँ से क्रिकेट खेल के आया था। वहाँ पे 11 अंडर 11 अंडर 13 टूर्नामेंट होते थे, तो वो खेल के आया था वहाँ से। तो ये एज ए लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर था वहाँ से जब आया। तो 2-3-4 बार हमने मैच उसको नेट्स में किया। फिर मैंने अपने सीनियर कोच से भी एक बार बात की, गुरचंद सर थे, द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, वो सारे पुराने प्लेयर उन्हीं के हैं, बहुत अच्छे। तो मैंने उनसे कहा कि सर ये ना देखो, इसकी हाइट बहुत अच्छी है, ये लेफ्ट आर्म बॉलिंग मैंने इससे नेट में 1-2 बार कराई है, बहुत अच्छी करता है, तो आप एक बार शाम को ना इसको देखें, तो ये अच्छी लेफ्ट आर्म स्पिन कर लेगा बजाय कि ये फास्ट बॉलिंग के। तो हमने इसको बोला, इसने जाके घर बोला होगा फादर को, तो फादर इसके अगले दिन आए, सर गिव हिम
गिव हिम चांस एज ए मीडियम पेसर। तो हमने कहा ठीक है दे देते हैं। तो हमारे एक सरदार पटेल स्कूल में तो इंटर थम्स अप के नाम से टूर्नामेंट होता था। उस टाइम हमने उस टीम में इसको हमने ओपनिंग कराई। तो पहले ओवर में 4 बाउंड्री खाई इसने। ग्राउंड भी छोटा था, हल्का सा गैप में खेल दो तो 4 हो जाता था। तो ऊपर इसने बॉलें डाली 4-5, वो हर ओवर में 3-4 ओवर कराए कैप्टन ने। तो राहुल सांघी कैप्टन होता था उस टाइम। तो काफी पिटाई हुई एज ए मीडियम पेसर। तो उस दिन इनके फादर को बुलाया गया अगले दिन। तो ये कहा गया कि सर हमने आपका कहना माना, हमने कार्तिक का कहना माना, अब हमारा कहना मान लो, आप इसको स्पिन करने दो। अब क्या हुआ, उसके बाद ही एक टूर्नामेंट हुआ जो डेज का होता था। हमने इसको डेज में पुरानी बॉल से कराया। पहले ही मैच में इसने 4 विकेट निकाल दी। मीडियम पेसर किया तो पूरे मैच में 1 विकेट मिली, 2 इनिंग की, और इसने पहली इनिंग में 4 निकाली, सेकंड इनिंग में 6 विकेट निकाल दी। उसके बाद तो हमने उनको पक्का कह दिया कि अब तू मीडियम पे, तू अब अक्रॉस दी सीम पकड़ेगा, अलोंग साइड दी सीम। हाँ, आपको पता लग गया था कि ये लाइन नहीं करना। हाँ। तो नॉर्थ जोन में हाईएस्ट विकेट टेकर रहा उस साल। ये अंडर 16 टूर्नामेंट होता था। नॉर्थ जोन में इसने 36 विकेट निकाले, जो कि आज तक का रिकॉर्ड होगा। 36 विकेट किसी के भी नहीं होंगे जूनियर लेवल में। और आते ही इसके हर पेपर में हेडलाइन थी कि दिल्ली स्टार, कार्तिक, मुरली कार्तिक, ये मतलब उसको काफी उसमें मिला। तो जब 17 का हुआ तो डीडीसी ने इसको रखा नहीं अंडर 19 में या अंडर 17 में। तो रेलवे वालों का फोन आया कि सर हमारे को ना एक लेफ्ट हैंड स्पिनर चाहिए। हमने कहा भाई लेफ्ट हैंड स्पिनर तो है हमारे पास, अगर आप सारे मैच खिलाएंगे। तो कहते जी पक्का, आपने कह दिया तो सारे मैच खिलाएंगे। तो ये रेलवे से खेला अंडर 19। पहले साल में ही ये जोन खेला, पहले साल में ही इंडिया खेल गया अंडर 19। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 6 विकेट निकाली उसने इंडिया उसमें। उसके बाद तो ये कई बार इंडियन टीम में आया, कई बार बाहर हुआ। जब इसको बाहर निकालते थे फिर ये अंदर आता था टीम में। तो ये जब वो आपने कहा कि रिटायरमेंट में मंजरेकर एंड राहुल द्रविड़ आपस में वो बातें करके और इसका रिटायरमेंट कर रहे थे। तो उसने कहा कि नहीं, पहले मेरे सर, मैं मीडिया के सामने कहा कि सर आप एक बार खड़े हो। तो मैं खड़ा हुआ तो उन्होंने कहा कि ये एमपी सर है, मेरे फर्स्ट कोच हैं, अगर ये ना होते तो मैं आज रिटायरमेंट ना ले रहा था, क्योंकि एज ए मीडियम पेसर मैं इंडिया नहीं खेल सकता था। तो मैं एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर खेला हूँ, तो इनकी वजह से यही एक कोच की भूमिका होती है, एक अध्यापक की भूमिका होती है कि वो अपने विद्यार्थी में उसका बेस्ट निकाल करके दे, आदमी इसीलिए वो करता है। एक और आपके स्टूडेंट रहे हैं जो आईपीएल तक उनका सफर गया था, परविंदर अवाना। उनके कैरियर के बारे में क्या बताना चाहेंगे? उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? परविंदर अवाना भी नोएडा से था, एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था उस टाइम। तो इसके जो चाचा जी थे वो मेरे एक दोस्त हैं, दिल्ली पुलिस में थे उस टाइम, एसीपी थे। तो उनके साथ एज ए शैडो चलते थे। तो एक दिन वो आए तो कहते यार एक बच्चा लाना है ट्रायल के लिए। मैंने कहा ले आओ। कहता वो बैठा है मेरी गाड़ी में। मैंने कहा लाओ। तो ये इसके उसी टाइम से ना करली हेयर होते थे, थोड़ा ब्लैकिश उसमें होता था और करली हेयर होते थे। तो मैंने कहा ले आओ। तो अब इसने एक आधी बॉल डाली तो उससे शूज जो थे वो स्किट कर रहे थे, क्योंकि ब्लैक क्ले पे डाले नहीं इसने कभी। तो कहता सर मैं ना शूज उतार के बॉल डाल दूं। मैंने कहा डाल दे भाई, कुछ भी करके डाल दे, तेरा ट्रायल लेना हमने, तू कोई टेस्ट मैच कोई खेल रहा है। तो इसने जूते उतारे साइड में रखे और बॉल डाली। तो एक बेसिक फास्ट बॉलर में जो बेसिक चीज होती है ना, तो वो हमारे को उसी टाइम दिख जाती। 400-500 आदमियों का हर महीने हम ट्रायल लेते हैं वहाँ पे सेंटर के लिए, और मुश्किल से 5-7-10 बच्चे उसमें सेलेक्ट करते थे। तो ये एक ऐसा टैलेंट दूर से दिखा कि एक फास्ट बॉलर में फास्ट बॉल करने की एबिलिटी जो होनी चाहिए ना, वो थी उसमें। बाकी तो कोच सिखाएगा कि कहाँ से किस एंगल से जाएगा, कैसे जाएगा, बॉल कैसे पकड़नी है, रिस्ट को कहाँ मारना है, किस रिस्ट को कब छोड़ना है, तो ये सब चीजें, फिंगर कहाँ पे प्रेस करनी है, तो ये चीजें कोच की थी। तो अगले दिन से हमने उनको कह दिया, एसीपी साहब को कहा मैंने कहा सर वो जो पीछे किट रखी है ना, आप तो हो गए बुजुर्ग अब 52-53 साल के, ये किट बैग इस बच्चे को दे दो।
इसको स्पाइक्स भी चाहिए, इसको सारे शूज मतलब बैटिंग शूज भी चाहिए, इसको बैटिंग ग्लव बैट ये वो सब चाहिए। वो कहते आप फिक्र मत करो, हम सब चीजें दिला देंगे। तो नो डाउट उस टाइम जितने भी हमारे, क्योंकि सीनियर प्लेयर 6-7 रणजी टेस्ट प्लेयर थे उस टाइम। अजय जडेजा था, मुरली कार्तिक भी था, राहुल सांघवी था, गगन खोड़ा, दीपदास गुप्ता, तो ये सारे प्लेयर थे। तो वो फटाफट सुन ये के सारे प्लेयर आपके ही हाँ उसमें सीख आते थे, करके- नेशनल स्टेडियम में ही प्रैक्टिस करते। इवन कपिल देव भी हमारे पास ही प्रैक्टिस करते थे, वो जब भी आते थे वहीं प्रैक्टिस करते। तो ये मनिंदर सिंह हो गया, गुरशरण सिंह हो गया, ये सारे वहीं प्रैक्टिस करते थे। तो उन्होंने फटाफट अपने शूज दिए उसको, ये तेरे लिए। तो उसी पहले दिन से ही उसको स्पाइक्स मिल गया कि भाई, और कई प्लेयरों ने कह दिया कि तू खेलता रह, जहाँ जहाँ कोई चीज चाहिए होगी हमारे से ले लियो। तो एक सेंटर में और सेंटर भी हमारा क्या है, मैं आपको एक बीच में और बात बताता कि नेशनल स्टेडियम जैसे कि एक यूनिवर्सिटी होती है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, जिनके नाम है यूनिवर्सिटियों के, ऐसे ही हमारे सेंटर का नाम है एज ए इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट के नाम से, NIS के नाम से अभी भी वो सेंटर जाना जाता है कि ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है। तो हमने भी उसी हिसाब से देखा, जो छोटे बच्चे हैं जैसे नर्सरी में आते थे, नीचे से छोटे हैं, उससे बड़े हैं, रणजी ट्रॉफी वाले हैं, रणजी ट्रॉफी से ऊपर जो टेस्ट प्लेयर वाले हैं, तो उस टाइप की है। कीर्ति आजाद थे उस टाइम, तो ये सारे, इवन महेंद्र अमरनाथ हमारे पास प्रैक्टिस करते थे, सुरेंद्र खन्ना हमारे पास करते थे, वॉल्सन वो वहाँ करते थे। तो इतने सारे प्लेयर थे ना कि नीचे वाले बच्चों को किसी को किट की कोई जरूरत नहीं होती थी। इवन हमारे यहाँ जो कैंटीन थी, वो कैंटीन वाला इनको नॉन वेज जिसने खाना होता था तो फ्री में खाना खिलाता था। अच्छा, गरीब बच्चों को उसको चपाती, मटन दो, आके स्कूल से घर नहीं जाओ, आओ यहीं खाना खाओ, 1-2 घंटे रेस्ट करके फिर ग्राउंड में चले जाओ। फिर क्या कारण रहा सर कि उसको बंद करना पड़ा गवर्नमेंट को? क्योंकि फीस भी कम थी, लोग अफोर्ड जो नहीं कर सकते थे वो नेशनल स्टेडियम में आकर के सीख सकते थे। आप क्योंकि उसमें 33 साल रहे हो, सर्विस में रहे हो, हेड कोच रहे हो आप, तो मैं जब रिटायर हो रहा था तो कोविड के स्टार्टिंग ही थी, कोविड भी हो रहा था। 21 में मैं रिटायर हुआ हूँ मार्च में। तो मैंने अपने डायरेक्टर जनरल साहब को बोला जाके कि सर मैं रिटायर हो रहा हूँ 1 महीने बाद, मेरे को यहाँ पे 2 कोच चाहिए, एक लेडी एक जेंट्स, जो नीचे से आ रहे हैं बच्चे उनको वो सिखाते रहे, पूरा एक सेंटर में जैसे पहले चल रहा था वैसे चलता रहे। तो उन्होंने कहा MP देखो हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमारी प्रायोरिटी है ओलंपिक्स, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है ओलंपिक्स, BCCI की ये प्रायोरिटी हो सकती है क्रिकेट की कोचिंग कराना, ये तो आप क्यों वो ज्यादा वो कर रहे? इतना टाइम हम इतना पैसा या जितनी सैलरी आप लोगों या क्रिकेट पे लगाते हैं हम अदर गेम में लगाएंगे। नो डाउट उनका भी कहना किसी हद तक ठीक था कि बाकी गेम को भी हम थोड़ा प्रमोट लेके आए, प्रमोट करके लाएं, थोड़े मेडल्स नहीं है, कंट्री की बेइज्जती होती है, इतना बड़ा कंट्री हो और हमारे पास मेडल ना हो। तो ये जो अभी डायरेक्टर जनरल अभी रिटायर हुए हैं, 9 साल उन्होंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ना पॉलिसी सारी चेंज कर करके, जिन कोचेस को प्रमोशन नहीं मिली थी, हम कई सालों में मतलब कोर्ट में केसेस चल रहे थे, उन्होंने कहा विड्रॉ करो कोच, मैं करता हूं तुम्हारे सबके प्रमोशन के। कोई भी कोच इस टाइम चीफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कोच रिटायर होके जा रहा है। पहले सिंपल कोच, सिंपल जैसे आता था वैसे ही रिटायर होता था। अभी क्या है, मैं भी रिटायर हुआ तो एज ए चीफ क्रिकेट कोच फ्रॉम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जब आप कहीं बाहर निकलते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, इंग्लैंड में जाते हैं, तो जहाँ किसी के सामने अपना बायोडाटा रखेंगे ना कि क्या है जी, फॉर्मर चीफ कोच फ्रॉम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो चीफ का नाम आते ही तो लगता है भाई हाँ इससे बड़ा कोई बंदा नहीं था इनके पास स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। तो प्रधान साहब ने जो भी किया, मोदी जी इनको लेके आए थे, तो नो डाउट क्रिकेट का सेंटर तो बंद हो गया और उन्होंने कहा कि ये काम DDCA का है, ये काम बोर्ड का है, क्रिकेट के कोचिंग लगाना, क्रिकेट के कोचेज लगाना, बच्चों को कोचिंग देना, तो हमारा नहीं है। तो हम इसको प्रायोरिटी पे नहीं लेंगे, जो कोच जैसे रिटायर हो रहे हैं तो उसके बाद शायद क्रिकेट बंद कर देंगे। तो क्रिकेट, लॉन टेनिस, एक आधा गेम और बंद किया, तो डिप्लोमा भी उन्होंने बंद किया।
तो ठीक है, बोर्ड को करना चाहिए। मेरे हिसाब से बोर्ड को और अपने कोचिंग सेंटर खोलने चाहिए, बजाय कि वो जो MCA खोला हुआ है तो उसके जगह हर टेस्ट सेंटर में एक कोचिंग एकेडमी होनी चाहिए जो बोर्ड के थ्रू चले, जो लोकल स्टेट एसोसिएशन के थ्रू चले। हाँ, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे प्रशिक्षित हो सके। बिल्कुल। और जिनके पास अफोर्ड अमाउंट नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते क्रिकेट को, जो आज लोगों की थ्योरी हो चुकी है कि क्रिकेट पैसे का गेम है, पैसे वालों का गेम है, वो कहीं ना कहीं चेंज हो सके। एक और प्लेयर थे जो निकले थे, उन्मुख चंद। उनकी थोड़ी सी मैं जर्नी के बारे में ये जानना चाहता हूं कि एक प्लेयर अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताता है, उसको नेक्स्ट विराट कहा जाता है। ऐसा क्या हो जाता है कि वो 28 साल की उम्र में संन्यास लेके चला जाता है? पता क्या है, दुनिया वही उसी में मैं कह रहा हूं आपको कि आपको जहां पे जो गिवन कंपटीशन आया आपके लिए, अगर आप वहां परफॉर्म नहीं करेंगे, ईरानी ट्रॉफी आता है, कोई भी टीम आती है ना, अभी भी ईरानी ट्रॉफी चल रही है, अभी जो टीमें आएंगी हमारी जैसे टेस्ट मैच खेलने, तो उससे पहले ईरानी ट्रॉफी होती है। ईरानी ट्रॉफी होती है जो रणजी ट्रॉफी टीम चैंपियन होती है वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया की एक टीम बनके मैच होता है। उसमें जो परफॉर्म करता है वो 11 में आ जाता, मतलब वो 15 में आ जाता है, ज्यादातर यही होता है। पर अब कुछ ऐसी परफॉर्मेंस नहीं होंगी कि जो गिवन टाइम पे देनी चाहिए होंगी, शायद वो नहीं कर पाए होंगे। उन्मुख, नो डाउट, ही इज ए वंडरफुल प्लेयर, वेल डिसिप्लिन। अगर दिल्ली में कोई डिसिप्लिन बंदा था दिल्ली का रह के, मेरे पास वो 9 साल के उसके फादर मेरे को उसको लेके आते थे। कई बार तो मैंने देखा साइकिल पे जाते हुए, तो मैं अपनी गाड़ी में कई बार उसको कहता सर इसको मेरी गाड़ी में बैठा। अच्छा, जब आपके पास आए थे तो सिर्फ 9 साल के थे? 9 ईयर्स ओल्ड था। और उसके बाद क्योंकि हमारा सेंटर हमने यहाँ से बंद करके कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, तो रेनोवेशन में स्टेडियम ने जाना था, तो फिर हम गए थे सेंट्रल सेक्रेटरीट नेहरू पार्क में के सामने। तो उस टाइम उन्होंने मेरे से कहा आके, उसके फादर ने, कि सर मैं इसको मॉडर्न स्कूल रह दूं क्योंकि वो बहुत दूर पड़ेगा। मैं कोई बात नहीं, आप मॉडर्न स्कूल में रखें, यहाँ रखें, कहीं भी। एडमिशन भी उन्होंने फिर उसको 12th में मॉडर्न स्कूल में करा दिया। नो डाउट वो खेला, अंडर 19 चैंपियन बना के लाया। तो कुछ वो कहता है ना, फेट भी कुछ लिखा होता है हाथों की लकीरों में भी, कि तुमने ये नहीं ये भी करना है। तो यहाँ से रिटायरमेंट लेके वो आजकल स्टेट से यूएस की तरफ से खेल रहे हैं। हाँ। अच्छा, एक कहानी और आती है उनके लिए कि ब्रैटली ने एक गेंद उनको कराई थी जब वो दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से खेल रहे थे IPL में। ऐसा बताया जाता है कि उसके बाद से उनका कैरियर जो है डाउन होता चला गया। इसमें कितनी सच्चाई आप मानते हैं? क्योंकि जो एक इंटरनेशनल प्लेयर होता है जिसने अंडर 19 वर्ल्ड कप में टीम को जिताया हो, और सिर्फ एज ए कैप्टन नहीं, एज ए प्लेयर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी हो, उससे पहले के कई सालों में वो टॉप स्कोरर भी रहे हो कई टीम का, तो क्या ये गेंद किसी की कैरियर को खत्म कर सकती है? मैं तो वही बताऊंगा कि कौन सा जर्नलिस्ट किस टाइम क्या वर्ड शाम को लिख देता है ना, तो वही चलता है। नो डाउट एक बॉल किसी का कैरियर खराब नहीं कर सकती, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। एक कोई कहे कि एक बॉल से वो खत्म हो गया, नो डाउट उसने, ब्रैडली ने अच्छी बॉल डाली होगी, उस पर आउट हुआ होगा, उस जर्नलिस्ट ने अपने कलम को इस्तेमाल किया होगा, वर्ड्स लिखे होंगे, है ना। तो एक से नहीं हो सकता। कुछ एक बैड पैच आता है तो उस बैड पैच में होगा कि 2-4 मैच ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने चाहिए थे वो उनमें वो परफॉर्म नहीं किए होंगे, तो इसलिए टीम में नहीं आए होंगे। मेरी थिंकिंग में तो यही है। बाकी कोई कुछ लिख रहा है या वो क्या कर रहा है तो मैं उसके ऊपर टिप्पणी वैसे नहीं कर रहा, पर हर आदमी की अपनी अपनी थिंकिंग है। पर मैं बता रहा हूँ बेसिक्स उसके इतने स्ट्रॉन्ग थे, पूछो मत। एक अच्छा प्लेयर कई बार गलत दिशा में चला जाता है, या ये कहें कि समय का बहुत बड़ा योगदान होता है?
मैं आपसे एक ये और जानना चाहूंगा कि क्रिकेट के अंदर ऐसा बताया जाता है, इंडियन क्रिकेट में तो खास तौर से, कि पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। क्या उन्मुख चंद या और इन जैसे कई खिलाड़ियों के साथ इस पॉलिटिक्स का भी कुछ फर्क पड़ा है? आप मानते हैं एज ए कोच के ये भी इसके पॉलिटिक्स के भी शिकार हुए हैं वो? देखो वही बात है ना कि अगर मैं आपको कहूं कि पहले ही कह दिया कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में हमारे पास टैलेंटेड बच्चे हैं ना, बेंच स्ट्रेंथ हमारे पास इतनी स्ट्रांग है कि हमारे 2-3 कई ऐसी कंट्रीज हैं जिनके हमारी थर्ड टीम जाके उनको हरा सकती है इन एनी उसमें, चाहे वो T20 हो, फॉर्मेट कोई सा भी हो, तो तीनों में हरा सकती है। तो हमारी थर्ड स्ट्रेंथ जो है ना टीम की, हाँ, वो कई बार किया भी है इंडिया टीम में, कई बार ऐसा करा है कि सेकंड टीम को थर्ड टीम को भेजा गया, भेजते हैं, वो मार के आ जाती है बड़ी बड़ी सीरीज में और वो जीत के आए। थर्ड टीम को भेजो तो वो मार के आ जाती है। तो ये कहना कि किसी के साथ ये हुआ या पॉलिटिक्स हुई, जिसके साथ होता है वही बता सकता है, पर ये कहना कि कहीं ना कहीं किसी की वजह से कोई निकल गया, पर मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ, अगर वो कोई भी टैलेंटेड बच्चा है, मेंटली स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग है, तो वो दोबारा ऊपर आ जाएगा। और जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से या पॉलिटिक्स की वजह से फील्ड में आ गया, वो 1-2-3 मैच खेलेगा, उस लंबा नहीं टिक सकता। परफॉर्म तो उसी को करना है भाई, नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा। हाँ, नहीं, बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, उनके बच्चे आए लेकिन वो नहीं परफॉर्म कर पाए, आज आपके टीम में शामिल ही नहीं हुआ। आपके सामने है, कोई कमेंट्री कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो खेलेगा तो वही भाई जिसमें दम है। अच्छा, आईपीएल को आप इंडियन क्रिकेट के लिए कैसे देखते हैं? इससे फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है हमारे? देखें, आईपीएल से पहले हमारे प्लेयर के पास इतना पैसा नहीं था जितना आईपीएल के आने से हो गया है। नो डाउट ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जो गरीब बैकग्राउंड से, पुअर बैकग्राउंड के बच्चे जो आ रहे हैं इस गेम में, उनके लिए बहुत अच्छा है। वो अपने लेवल को ठीक कर सकते हैं, अपनी डाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो, क्योंकि स्टेट नहीं खेल पा रहा है, कई ऐसे आईपीएल में प्लेयर हैं जो रणजी ट्रॉफी नहीं खेलते, और वो नीचे से आके 18-19 साल का बच्चा है, आके अपना आईपीएल में सेट होके बैठ जाता है। आपके पास बहुत ऐसे एग्जांपल हैं जो 15-15 करोड़ में सेल हुए हैं, हायर हुए हैं। तो अगर आप एक प्लेटफॉर्म मिल गया, हाँ, प्लेटफॉर्म मिला, और उसको आपने परफॉर्म करके दिखाया उस पे डेज, उस गिवन डे पे, तो नेचुरली ये एक ऐसी जगह है जो आपको पैसा दे रही है, तो पैसा लेना चाहिए। क्या है, आपके पैसे से ही तो वो पैसा आ रहा है, आपके खेलने से, आपके टैलेंट की वजह से वो पैसा आ रहा है। अगर धोनी ना हो उनकी चेन्नई की टीम में, तो चेन्नई में इतनी पब्लिक कोई देखने आ जाएगी, तो धोनी की वजह से आ रही है, कोई सहवाग की वजह से आ रहा है पब्लिक मैच देखने, कोई युवराज क्योंकि उसके फादर में हमारे साथ खेले, तो मेरे मुंह से तो हमें वही योगराज ज्यादा निकलता है। तो युवराज के नाम से दुनिया देखने आती है, भाई कैसा प्लेयर है, तो क्या है, रोहित कैसा है, बुमराह कैसी बॉल रहा है, तो इनके नाम से टीमें चल रही हैं। तो युवराज सिंह जी आपके साथ खेले हुए हैं? हाँ, हमारा सीनियर होता था। अच्छा। कपिल देव, मैं, ये सारे एक उधर ही खेलते थे। तो ये कौन से सन की बात है सर? बहुत 77 से भी पहले, ये 72 में खेलते थे। 72 से जब हम इनके साथ आए तो 77 में हरियाणा के फास्ट बॉलर्स का कैंप लगा था राई में, स्पोर्ट्स स्कूल राई में। अच्छा, तब ये हमारे साथ थे ये सारे। अच्छा, एक क्रिकेटर की सफलता में आप कितना % उसकी मेहनत और कितना % उसकी किस्मत को देना चाहेंगे? देखें, आप अब ये जो किस्मत को आप बाइफरकेट वो नहीं कर सकते कि इतनी परसेंटेज है या उतनी। आपको 100% मेहनत करनी पड़ेगी, 100% आपको मैच में परफॉर्म करना पड़ेगा। भाई आप ये दो चीजें 100% कर लो, आपकी फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, आपके मेंटल लेवल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और आपके पास एक बार में एक ही बॉल आएगी, उस बॉल को कैसे खेलना है
वो टॉप का प्लेयर है जो उस बॉल को, एक बॉल को अच्छा खेल गया। बाद में 5 बॉलें आएंगी, उसको कोई नहीं देख रहा है। एक बार में एक बॉल आ रही है, उसी बॉल को एक ही बार खेलना है आपने। बॉलर के लिए भी कह रहा हूँ, बॉलर एक बार में एक ही बॉल डालता है, ये नहीं कि वो 6 लगातार डाल देगा, एक बार में एक ही डालेगा। तो अपना दमखम से बॉल डाले, जो तुमने लाइफ में सीखा है वो हर बॉल पे उसके ऊपर दिमाग डालो कि मेरे को ये करनी है, ये बैट्समैन बैकफुट पे मार रहा है, मेरे को इसको आगे खिलानी है। तो अगर आपने ये चीजें वो कर ली तो लक वक्त, मेरे को नहीं लगता कि कोई लक कोई चीज होती है। अपने आप कितना परसेंट लेगा? जब आप 100% दे रहे हो ना, तो लक का तो 2% भी बहुत है। टीम में आप फेवरेटिज्म को मानते हो चयन के लिए या नहीं? हर प्लेयर के, हर कैप्टन के, हर सिलेक्टर के कुछ एक सिलेक्टेड प्लेयर होते हैं, नहीं मैं तो ये मेरे को जिता सकता है, नहीं मेरे को तो वो जिता सकता है, नहीं इसको नंबर 3 भेज दूंगा, पहले ये ओपनिंग करेंगे। तो ये प्लानिंग होती है, कैप्टन की अपनी होती है। टीम में उसको अगर कोई कह दे कि फेवरेट, हाँ फेवरेट मैं उसमें मानता हूँ कि एक प्लेयर कुछ कर ही नहीं रहा है, इतने सालों से कुछ नहीं कर रहा, वो फिर भी टीम में आ रहा है, फिर भी टीम में आ रहा है, तो उसमें थोड़ा डाउट लगता है हमारे को कि भैया। तो अब तो मेरे को नहीं लग रहा कि कई सालों से हमारे को ऐसा दिखने में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो कुछ नहीं कर रहा और टीम में है। पब्लिक अपने आप ही आते ही उसको ऐसी इतनी हुटिंग होती है ना स्टेडियम में, तो वो अपने आप ही छोड़ जाता है। कुछ कंट्रोवर्शियल सवाल ऐसे निकल जाते हैं जो हमारा पूछना कर्तव्य होता है एज ए जर्नलिस्ट, मैं उसके लिए आपसे कहना भी चाहूंगा। एक क्वेश्चन और है कि कई बड़े बड़े खिलाड़ियों का ये कहना है कि उनको फेयरवेल के लिए एक मैच नहीं दिया गया। आप इसको एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच कितना सही और कितना गलत मानते हैं? देखो, एक प्लेयर ने कंट्री के लिए खेला है, लास्ट में हर आदमी को एक इज्जत के साथ रिटायर करना चाहिए, ये मेरी अपनी वो है। कोई भी प्लेयर हो, आपके लिए कंट्री के लिए खेला है, वो उसको बाइज्जत जो उसका ड्यू रिस्पेक्ट है वो मिलनी चाहिए हर खिलाड़ी को। आपको इतने साल वो काम दिया था, निकालना है तो क्या है कि उसको कह के कह भाई यार दिस इज योर लास्ट सीरीज, आपका लास्ट मैच है, तो आप उसमें भी वो भी उसको भी लगेगा कि देखो मेरी रिस्पेक्ट हुई है। तो मेरे हिसाब से ये है। बाकी सम्मान के साथ उसका फेयरवेल, उसकी विदाई करनी चाहिए। फेयरवेल पहले होते थे, फेयरवेल मैचेज है, अब प्लेयर के पास इतना पैसा जैसा है। एक वाकया मुझे याद है ठीक से कि सौरव गांगुली का जो लास्ट मैच था उसमें शायद लास्ट के कुछ ओवरों के लिए धोनी ने उनको कैप्टनसी दी थी। एक सम्मान होता है, क्रिकेटर को ऐसा लगता है कि हाँ मेरा सम्मान किया गया, अगर मैंने इतने साल देश के लिए काम किया है, देश के लिए खेला है, तो आज मेरी विदाई जो है सम्मान के साथ हो रही है। बिल्कुल। अब कुछ ट्रेनिंग से जुड़े हुए सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कुछ बच्चे जो सफल नहीं हो पाते क्रिकेट में, उनमें ऐसी क्या कमी होती है जो वो नहीं गाइड कर पाते या उनको सही से प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है कि वो पीछे रह जाते हैं? देखो, मैंने आपसे बोला ना, दिस इज जस्ट लाइक ए इंस्टीट्यूट। अगर आप उस अपने कोचिंग सेंटर को एज ए इंस्टीट्यूट नहीं समझेंगे, आप आए, आपने प्रैक्टिस कराई बच्चे को और भाग गए, तो बच्चे के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा आपको, उनके पेरेंट्स को भी बताना पड़ेगा, उसको बच्चे को होमवर्क भी देना पड़ेगा। आपने उसको बेसिक क्या सिखाए, फॉरवर्ड डिफेंस सिखाया, बैकफुट डिफेंस सिखाया, ड्राइव सिखाए, लॉफ्टेड शॉट सिखाए, स्वीप सिखाया, कट सिखाए, उसके बाद भी वो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो हमारे को उसके रीजन ढूंढने पड़ेंगे। क्या हो सकते हैं? डाइट में प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम में हो सकती है, फिजिकल उसमें हो सकती है, घर में भी जो फैमिली में आपस में कोई झगड़ा है या पेरेंट्स आपस में लड़ाई कर रहे हैं या कोई क्लास फेलो उसको तंग कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे फैक्टर हैं जो एक इंडिविजुअल की प्रैक्टिस के ऊपर वो करते हैं। और फिर वही क्वेश्चन आके घूम फिर के आता है कि इतने बंदों को आप जब आप सिखाओगे तो जरूरी कि सारे उस लेवल पे पहुंच जाएं। आप देखें ना, क्लास स्कूल में या पूरे स्टेट में से बहुत कम आईएएस ऑफिसर बनते हैं, तो प्रैक्टिस तैयारी तो सारे करते हैं। तो डॉक्टर की प्रैक्टिस कितने सालों से करते हैं, आईआईटी में जाने के लिए कितने सालों से हम कराते हैं, तो सबको नहीं मिलता।
तो सबको नहीं मिलता ना। उसके नीचे अब काफी चीजें हैं, आपको जूनियर क्रिकेट मिल जाएगी आपको। आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से या NIS पटियाला से, अगर आपको जरूरी है, आप उस लेवल पे नहीं गए, अब हम लोग हैं, हम उस लेवल पे नहीं खेले हैं जिसपे टेस्ट प्लेयर खेल गए, हमारे साथी खेले हैं, कपिल देव खेले हैं, तो हम नहीं खेले उस लेवल पे। तो हमने, हमारे कोच ने कहा यार नहीं, आप ना एक अच्छे कोच बन सकते हो तो आ जाओ। तो 2 साल डिप्लोमा करो, 1 साल का डिप्लोमा करो, आजकल 6 मंथ का भी है, तो वो करके बच्चों को फिर ट्रेनिंग दो। ये नहीं कि बगैर ट्रेनिंग लिए, बगैर खुद तैयार हुए आप कोचिंग की, आप अपनी एकेडमियां खोल लें, नहीं। हाँ, पहले बेसिक सीखना जरूरी है, बेसिक उसका सीखना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये मेरा सवाल ऐसे आ जाता है कि जैसे अभी जब हमारी टीम स्क्रिप्ट तैयार करती है तो कुछ उसमें ऐसे क्रिकेटर थे जो अपने दिल्ली के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेले हैं या स्टेट लेवल पर खेले, आगे नहीं बढ़ पाए, तो कई बार ये उनसे क्वेश्चन निकल के आया, तो उन्होंने 2-4 क्वेश्चन दिए, उन्होंने एक सवाल ये भी उसमें डाला कि ऐसा क्या रीजन है कि एक बच्चा सफल हो जाता है, क्योंकि आपने तो बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग दी है, तो ऐसा क्या रीजन निकल के आता है कि एक बच्चा बहुत सफल हो जाता है और एक बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता है? तो क्या कमी ऐसी आप बताना चाहोगे कि ये मेजर कमी है जिससे कि वो बच्चा अपनी जगह पर आगे नहीं बढ़ पाया और दूसरा बच्चा इंटरनेशनल लेवल पर खेल के निकल जाता है? देखो, मैं वही कहा आपको कि गॉड गिफ्टेड, जो भगवान ने टैलेंट दिया ना, वो होना बहुत जरूरी है एक उस लेवल पे जाने के लिए। उसके बाद 2 तरह के और टैलेंट है। एक है हार्ड वर्किंग, कि आप कितना हार्ड वर्क, एफर्ट कितना डाल रहे हैं। एक कोच आपको सिखा रहा है, आज ये एक्टिविटी सिखाई, मान लो फॉरवर्ड डिफेंस सिखाया, तो कई बच्चे होते हैं जो हमने यहाँ सिखा दिया, अपना बैग पैक किया, घर चले गए, कंप्यूटर पे बैठ गए या और कुछ कर रहे। तो उनमें से कई ऐसे होते हैं जो घर में जाके हम उनसे कहते हैं कि शीशे के सामने प्रैक्टिस, बैट सीधा आना चाहिए, बैट सीधा आना चाहिए। अगर वो हमने 500 बार यहाँ कराया और घर में जाके जो 1000 बार कर लेगा, उसका बैट सीधा हो जाएगा, पक्का होगा। तो ये कई ऐसे फैक्टर हैं। हाँ, वो उस 2 घंटे के लिए आते हैं जो उस प्लेयर को उनसे अलग कर देते। तो वो नहीं, सही कहा आपने कि कुछ खिलाड़ियों का ऐसा नेचर होता है, वो जब आपके सामने है उसी समय खेल रहे हैं, हाँ, उसके बाद उनका ध्यान उस पर होता है या नहीं, ये चीज है। एक चीज और आती है कि जैसे हमारे जो बॉलर हैं वो एक मीडियम पेसर ज्यादा रहते हैं, जबकि हम वहीं वर्ल्ड में जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन बॉलरों को देखते हैं, साउथ अफ्रीका के देखते हैं या अदर कई कंट्रियों के बॉलरों को देखते हैं, उनकी पेस हमसे बहुत ज्यादा है। तो इसका क्या रीजन है? मतलब इसमें रीजन डाइट रहती है या कोई ट्रेनिंग या कुछ और ऐसा आपको लगता है कि इस वजह से हमारे पेसर उतने फास्ट नहीं निकल पाते? देखो, ये जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है, बॉडी के अंदर आपके क्या जीन्स है। अब यूरोप में फुटबॉलर होते हैं, रग्बी प्लेयर होते हैं, एथलीट होते हैं, हमसे सारे अच्छे हैं। एक चाइना को छोड़ के एशियन कंट्रीज में और कोई उनसे कम्पीट ही नहीं करता। एक 2 और कंट्री होंगे जो थोड़े बहुत उनके, अदरवाइज उनकी मेडल टैली में और हमारी मेडल टैली में दिन रात का फर्क होता है। तो जीन्स जो होते हैं बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं बॉडी को बनाने में, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी में, बॉडी की स्ट्रेंथ में। आपके शुरू से जो पेरेंट्स से जीन आया, पेरेंट्स क्या, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके जीन्स, वो आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने में, आपकी बॉडी को बिल्ड करने में, उनका भी पारिवारिक हाथ होता है और वो बहुत जरूरी है। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि बन जाएंगे, तो इसी में ही एक सवाल ये भी बनता है कि सही उम्र क्या है एक बच्चे की जो वो इंटरनेशनल क्रिकेट तक या एक अच्छे ओहदे तक क्रिकेट में पहुंच पाए, और इसके लिए पैसे की कितनी जरूरत होती है उसके पेरेंट्स को? देखो, अब मेरे को नहीं पता कि प्राइवेट वो कि क्या कोचिंग के चार्जेस लेते हैं। मैंने जिस सेंटर में काम किया है, 33 साल मैंने एक ही सेंटर में नेशनल स्टेडियम में किया है, 100 रुपए फीस होती थी। दोबारा सुन ले आप, 100 रुपीज पूरे साल की फीस। अच्छा, पूरे साल की? पूरे साल की क्रिकेट कोचिंग की फीस 100 रुपए है। दिस इज सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। कोई नहीं मानेगा। वर्ल्ड के इतने प्लेयर आते हैं, वर्ल्ड की सारी टीमों ने हमारे यहाँ प्रैक्टिस की, सबसे बेस्ट विकेट हमारे पास थे।
नेशनल स्टेडियम में। DDCA में नहीं होते थे, हमारे यहाँ प्रैक्टिस करती थी सारी टीमें, क्योंकि उनके पास विकेट ही नहीं थे देने के लिए प्रैक्टिस के लिए, हमारे यहाँ प्रैक्टिस करके जाती थी। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड, ये तो आके पहले ही बुकिंग करा लेते थे कि हमारे को यहीं खेलना है और यहीं आना है। तो ये जो क्या पूरा, सॉरी क्वेश्चन क्या था? नहीं, पैसा कितना चाहिए होता है एक पेरेंट्स को, बच्चे को? जब आपकी फीस 100 रुपए लगनी है पूरे साल की, उसके बाद टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट हो गए तभी हमारे इंस्टीट्यूट में हम आपको रखेंगे वो 100 रुपए की फीस के अंदर, बाकी कोई फीस नहीं है, वो 100 रुपए ही है, पर टैलेंटेड बच्चे के कोई रखेंगे। अच्छा, उसमें आप ट्रेनिंग लेते होगे पहले? उसके पहले ट्रायल लेते थे, ट्रायल लेते हैं, 1 मंथ ट्रायल बेस पे रखते हैं। उसमें हमारे जो हम बता रहे हैं वो सुनता कितनी सुन रहा है, सुन भी नहीं रहा है क्या? क्योंकि नंबर्स होते होंगे कि इतने ही बच्चे सेलेक्ट कर सकते हैं सिर्फ? ऐसा कुछ नहीं है, पर फिर भी हम कोशिश करते हैं कि बहुत ज्यादा नंबर में ना हो कि हम उनको कोच ही ना कर पाए, सिखा ना पाए। पर हर टैलेंटेड बच्चे को हम रख लेते हैं, वो चाहे 10 हो महीने में, चाहे 15 हो, चाहे 20 हो, और जो नालायक हो नीचे से निकालते भी रहते थे। तो आज कोई नेशनल स्टेडियम जैसा स्टेडियम है? क्योंकि वो तो बंद हो गया, तो इस गवर्नमेंट ने क्रिकेट बंद कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट के चल रहे होंगे सेंटर, तो दिल्ली गवर्नमेंट, आप ट्रेनिंग ले सकते हो। दिल्ली गवर्नमेंट के जो सेंटर हैं आप गूगल करें तो आपको पता लग जाएगा दिल्ली में, और क्वालिफाइड कोचेज हैं उनके पास। नो डाउट दिल्ली गवर्नमेंट की भी पीठ सुन रही है, उन्होंने भी क्वालिफाइड कोचेज, जहां से मैंने किया है NIS पटियाला से, या 3 सेंटर थे हमारे, बेंगलोर, गांधीनगर और कैलकाटा, 4 NIS पटियाला। तो वहां से जो ये बच्चे करके आए हैं, जो क्रिकेट कोचेज बने हैं, तो मेरे को वो लगता है पेरेंट्स को जाना चाहिए उन गवर्नमेंट सेंटर्स में, बजाय कि जिस सेंटर से एक टेस्ट प्लेयर निकल गया या एक के ही पीछे आप लग के वहां पे इतने बच्चे इकट्ठे कर दो, वहाँ जस्टिस नहीं हो सकता। वहां पे आपको कोच को तो टाइम ही नहीं मिलेगा इतने बच्चों को सिखाने, तो बच्चे के पास, एक कोच के पास 40-50 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। अच्छा, सही एज क्या है बच्चे को? देखो, स्टार्टिंग एज 10 साल, उससे नीचे ये जितने भी आजकल इंटरनेशनल स्कूल आए ना, हर पेरेंट्स चाहता है मेरे बच्चे को खिला दो जी, मेरे बच्चे को खिला दो। तो 6-7 साल बच्चों के भी एडमिशन हो रहे हैं क्रिकेट में, गुड़गांव में, नोएडा में, दिल्ली में बहुत ऐसी अकेडमियां हैं जिसमें हो जाते हैं एडमिशन, क्योंकि उनको फीस चाहिए, वो फीस लेके कर रहे हैं। पर बच्चे का एक लेवल होना चाहिए, कोच से बात करना, इंटरेक्शन करना, उस लेवल पे आएगा तो 9-10 साल का होता है। तो वो अभी मैंने बच्चे से बात कर रहा था, जब आप आए तो देखा होगा आपने, तो हमारे को एक्टिव होना चाहिए। हमारे को तो सुस्त जो है, भाई तेरा रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है, जो आपको हम पूछ रहे हैं फटाफट जवाब दे रहा है, तो हमारे को वही चाहिए। हम जो बोल रहे हैं तू सुन भी रहा है, नहीं सुन रहा है, तो फिर रास्ता तेरा अलग है। क्योंकि जो हम चीज सिखा रहे हैं तो यू विल वेस्ट टाइम, मेरा भी और अपना भी, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। 10 साल इज द बेस्ट एज, उससे नीचे से हो जाए तो बॉडी कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज होनी चाहिए बहुत अच्छी लेवल पे। जूनियर कोचेज से दोबारा कहूंगा, फिजिकल एजुकेशन टीचरों को दोबारा कहूंगा कि स्कूल में ऐसे प्रोग्राम चलाए जिससे कि बॉडी, बच्चा 5 साल का, 4 साल का आपके पास आया है, तो उसका बॉडी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इन एनी गेम बॉडी कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी चाहिए। बाद में कोचों के काम होते हैं 10 साल के बाद, पर आप जूनियर स्कूलों में आपका बॉडी कोऑर्डिनेशन डेवलप करना चाहिए बच्चे को। और एक प्लेयर बनने के लिए, उस लेवल का प्लेयर बनने के लिए आपको हमेशा स्टूडेंट रहना पड़ेगा। अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे, टीम में से आप निकाले जा रहे हैं, महेंद्र अमरनाथ, मुरली, कार्तिक 8-8 बार, 9-9 बार टीम में से बाहर निकाला। अरे वो इतने स्ट्रॉन्ग थे, बैक टू बेसिक्स पे आते थे, बैक टू बेसिक्स। सर बेसिक सिखा दो आज थोड़े, सर 1 घंटा सिंगल विकेट देख लो बॉलिंग। और महेंद्र अमरनाथ एयर इंडिया के वहां से इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट उतरती थी, वहां से टैक्सी करके आता था इंडिया गेट तक, टैक्सी वाला मेरे पास किट रख के जाता था उनकी, और वो रनिंग करके आते थे राष्ट्रपति भवन से रनिंग करके आके वार्म अप करा, पाजी बैटिंग कर रहा मैं आ जाऊं। तो आपको थोड़ा जुझारू होना पड़ेगा, आपको जुझारू होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, आपको आपके अंदर लर्निंग एबिलिटी होनी चाहिए, सीखने की वो होनी चाहिए कि भाई मेरे को सीखना है।
अच्छा, आजकल वैसे मेरे को तो उस सवाल का जवाब मिल गया है, मैंने तो अभी पूछ लिया, लेकिन मैं चाहूंगा थोड़ा अपने दर्शकों के सामने भी इस सवाल को जरूर रखूं, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का सवाल है। आजकल ये एकेडमियों का बहुत क्रेज चल रहा है कि ये एकेडमी, जितनी बड़ी एकेडमी में जाओ उतने चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। आप इसको कैसे मानते हैं? क्या ये सच्चाई है या ये सिर्फ भ्रमित कर रही है, पैसे ठगने वाला एक इस तरीके का चल रहा है सिस्टम? देखें, इसको मैं अदर वे में लेता हूं पहले, फिर मैं आपका भी जवाब दे देता हूं। कोविड ने हमारे को क्या सिखाया? कोविड ने हमारे को ये सिखाया कि लंग्स भी हमारे शरीर में कोई पार्ट है ना, कोई ऑर्गन है। नहीं तो किसी को भी नहीं पता था भाई, कोविड में किससे मरे, और इसको तो ना सांस ही नहीं आ रहा था, इसको ना ऑक्सीजन की जरूरत थी। ऑक्सीजन की जरूरत भाई, अगर आप सांस ले रहे हैं और आप में दम हो कि उस सांस को 1, 1.5, 2 मिनट अपने अंदर रोक के सके, तो इसका मतलब आप यू आर स्ट्रॉन्ग फ्रॉम लंग्स। तो अब छोटे बच्चे किसी भी एकेडमी जा रहे हैं, अगर उनका फिजिकल वर्क हो रहा है तो उनके लंग्स स्ट्रॉन्ग होंगे, उनके काफ स्ट्रॉन्ग होंगे, उनके हर जॉइंट अच्छा हो जाएगा, उनकी आर्म स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये बहुत इन चीजों के लिए तो जाना चाहिए। अब आपने कहा कि नामी एकेडमियों में जाना चाहिए या नहीं, वो सिलेक्शन तय कर देता है कि वो सिलेक्शन हो ही जाएगा, ऐसी अफवाहें हैं। देखो, ऐसा कुछ नहीं, मैंने अभी आपको बताया ना, आप टैलेंटेड हैं तो खेलते जाओगे, आप टैलेंटेड नहीं है तो किसी के कहने से एक बार टीम में आ जाओगे, अगर अच्छे नहीं है तो वापस आ जाओगे बैक टू बेसिक। और वो ज्यादा जो बैक आता है ना प्लेयर, उस पर इतना प्रेशर होता है ना, पेरेंट्स का, घर का, टीचर का, फ्रेंड्स का, वो ज्यादा आपको तंग करता है। तो मेरे को नहीं, मैं अपने सारे कुलीग से भी कहूंगा कि जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं उनको एटलीस्ट उनको मत छोड़ो, उनको तो जहां उनकी जगह है वहां पे पहुंचा दो। बिल्कुल उनको वहां पहुंचना चाहिए, क्योंकि टैलेंट की देश को भी जरूरत है, और कहीं ना कहीं उसका भी एक अंदर से मोटिवेशन बढ़ता है, उसको देख करके और 4 बच्चों का बढ़ता है। आज हम कई प्लेयरों की स्टोरी सुनते हैं, जैसे अभी आपने मोहम्मद सिराज की बताई या परविंदर अवाना की बताई, तो इससे बहुत लोगों को सीखने को मिलता है कि अगर ये बच्चे जा सकते हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना नाम रोशन कर सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं। तो उसको गलत गाइडेंस ना मिले या वो गलत जगह ना चला जाए, इसके लिए ये जरूरी है कि अच्छा टैलेंट ऊपर आए। आप डीप क्रिकेट के भी कोच रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि एक विकलांग श्रेणी के जो बच्चे होते हैं और एक सक्षम बच्चे जो फिजिकली स्ट्रांग हैं, हर तरीके से मजबूत हैं, इन दोनों की स्पिरिट सेम होती है या कुछ आपको फर्क लगा दोनों में? देखें, नो डाउट हमारी जो सोसाइटी है ना, हम बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। अभी पैरा ओलंपिक्स हुए ना, हमारे कई इंडियंस को तब पता लगा होगा, अरे यार ये भी स्पोर्ट्स करते हैं, जब वो गोल्ड मेडल ला रहे हैं या वो ला रहे हैं। उनके पीछे उनकी स्ट्रगल नहीं देखी आपने, कि गांव में, शहर में, पड़ोस में, स्कूल में उनको क्या कहा जाता है। बहरा कह रहा है, कोई कह रहा है इसको ये अंधा है, कोई कह रहा है ये लूला है, कोई कह रहा है ये लंगड़ा है। तो आप देखें ना, अगर मैं इस कंडीशन में हूँ और मेरे को कोई कहे कि ये बहरा है, तो मेरे को भी कैसे फील होगा, है ना। तो मैंने आज तक जितने साल भी उनके साथ मैंने काम किया, मैंने कोई पैसा नहीं लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने उनको कोचिंग दी है। मैंने 7-8 साल से, जब ये बहुत छोटे छोटे भी थे ना, 14-15 साल के, तो ये जब तक इंडिया की टीम में नहीं खेले, 6 बच्चे थे, 6 के 6 इंडिया खेल गए। तो उनको फोकस एक ही बात कहा, हालांकि ज्यादा मेरे को साइन लैंग्वेज आती नहीं थी, पर कोचिंग में मेरे को पता था कि मैंने क्या बोलना है, इनके सामने कैसे इशारे करने हैं, वो उन्होंने सीखे, वो और उन्होंने करके दिखाए। मैं उनके साथ श्रीलंका टूर पे था, मैं उनके साथ यूएई पे वहाँ था, मैं वर्ल्ड कप 2-3 वर्ल्ड कप में था उनके साथ। तो मैंने उनको देखा है, उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स, एयरपोर्ट पे जब वो जीत के आ रहे हैं, उनकी खुशी, उनके मोहल्ले वालों की, उनके गांव वालों की। तो एक वैसी खुशी है जैसी हमारी जो आम टीम आती है, तो हमारे को ये ऊपर वाले ने कुछ भी बना के भेजा है ना, तो हमारे को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, वो भी हमारे जैसे ही है, वो भी हमारे जैसे इंसान है।
मैं वही बता रहा हूँ, जितने साल मैं उनके साथ रहा हूँ या अभी भी हूँ मैं उनके साथ, तो मैं हमेशा उनके लिए प्रेयर करता हूँ कि कुछ ऐसी चीज हो जाए कि वो ठीक हो जाए और नॉर्मल क्रिकेट जैसी क्रिकेट खेलें या नॉर्मल गेम जैसी और गेम खेलें, पर वो जहाँ जहाँ अपनी अपनी फील्ड पे जहाँ वो मेहनत कर रहे हैं वो और ज़्यादा मेहनत करें और कंट्री का नाम ऊंचा करें। बिल्कुल सही बात है, उनको भी पूरा आगे बढ़ने का जीने का हक है। और हम तो इस बात को बहुत मानते हैं कि जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन उसके बावजूद वो अगर इतनी मेहनत करके, उनकी स्पिरिट वास्तव में देखने लायक होगी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है लेकिन हमारे ग्राउंड्स वर्ल्ड क्लास नहीं है। अभी जैसे आपने कहा कि बीसीसीआई को खर्च करना चाहिए नए टैलेंट को आगे लाने के लिए, ऐसा नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमारी बीसीसीआई बोर्ड की जो पॉलिसीज हैं उनमें कुछ ना कुछ दिक्कत है जो वो नीचे तक नहीं आ पा रही है, या उसका फायदा इंडियन क्रिकेट को नहीं मिल पा रहा है? मेरे को लगता है जितने भी ऑफिस बेयर हैं और जितने भी हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं जो इन एसोसिएशन के साथ लगे हुए हैं या बीसीसीआई के साथ लगे हैं, अब मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारे प्लेयरों को कमेंट्री बोलने के जो पैसे मिलते हैं, किसी को 2 करोड़ मिल रहा है, किसी को 1 करोड़ मिल रहा है, तो उनको कोचिंग में कम इंटरेस्ट होगा क्योंकि फुली एयर कंडीशन रूम्स हैं, उसमें बैठ के और इतने इक्विपमेंट्स हैं कि वो इजी है उनको कमेंट्री बोलना, बजाय कि पूरा साल क्रिकेट कोचिंग करना, अपनी स्किन खराब करनी एमसीए में जाके। तो 10-15 दिन के लिए कोई भी ट्रेन कर सकता है, पर एक टैलेंट को जो 10 साल का बच्चा है उसको लेके ऊपर बनाना, 18 साल 19 साल 20 साल का एक मैच्योर क्रिकेटर बनाना, उसके लिए हमारे प्लेयरों को आगे आने चाहिए। जो अच्छे रणजी ट्रॉफी खेले हैं, जो अच्छे बैट्समैन हैं, जो अच्छे बॉलर हैं, जो अच्छे विकेट कीपर हैं, जो अच्छे फील्डर हैं, अब तो हर फील्ड का एक कोच है ना, हर डिपार्टमेंट का एक कोच है, तो हमारे को उस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहिए। जो हमारे एक्स प्लेयर्स हैं उनको हाँ, टीम के क्रिकेटरों को और जो उससे जुड़े रहे हैं एक्स फॉर्मर क्रिकेटरों को, उनको ये बात पटल पर रखनी चाहिए जिससे हमारे देश के जो नए नए टैलेंट, ये युवा टैलेंट निकल रहा है, उसको उसका फायदा मिल सके। ये कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेवारी भी बनती है, तो उनको ये चीजें कहनी चाहिए। और आपको अगर आज आगे बढ़े हो तो आपको वो चीजें भूलनी नहीं चाहिए, पीछे वाली आगे रखनी चाहिए। ग्राउंड्स के लिए मैं बात कर देता हूँ, नो डाउट हमारे ग्राउंड्स अच्छे हुए हैं, आईपीएल की वजह से और भी अच्छे हुए हैं, पर अभी और भी सुधार की गुंजाइश है, बहुत ज्यादा गुंजाइश है। वो धीरे धीरे बजट आता होगा तो उस हिसाब से लगता होगा। एक कोच हुए थे हमारे ग्रेग चैपल, और वो ऐसे कोच हुए थे कि उनके आने के बाद टीम पूरी तरीके से बिखर गई, यहां तक कि हमारे को कप्तान तक रिप्लेस करना पड़ा, टीम पे बहुत सारे सवाल उठने लग गए। आप एक कोच की भूमिका क्या मानते हैं टीम के अंदर? देखो, ग्रेग चैपल ने ऑस्ट्रेलियन हिसाब से इनको डील करना चाहा, जो कि हमारे प्लेयर उसके लिए तैयार नहीं थे। मेंटली दे आर नॉट रेडी टू लिसन हिम। नो डाउट उन्होंने अपने हिसाब से सिखाया, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट इम्प्लीमेंट हो रही हैं चीज़ें, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए डाला। हार्ड वर्किंग, ये चीज़ इतनी होनी चाहिए एक प्लेयर की। हमारे कई प्लेयर कहते हैं जी मैं तो खड़े खड़े 6 मार देता हूँ, मेरे को क्या जरूरत है 6 रन दौड़ने की, मेरे को 4 रन दौड़ने की जरूरत क्या है? आपको जरूरत है भाई, यू आर प्लेइंग फॉर ए कंट्री, यू आर गेटिंग मनी, आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, बोर्ड आपको पैसा दे रहा है उस चीज का खेलने के लिए, पब्लिक की मनी है, पब्लिक टिकट लेके बीसीसीआई को दे रही है, वो बीसीसीआई आपको पैसा दे रही है, तो आपका डायरेक्ट लिंक है मनी से, पब्लिक से, तो आपको करना पड़ेगा। नो डाउट ऑस्ट्रेलियन था तो हमारे से हम थ्योरी जो अपनाते हैं इंग्लैंड वाली को अपनाते हैं, वो ऑस्ट्रेलियन इंग्लैंड के अगेंस्ट जाते हैं, तो थोड़ा बहुत सीनियरिटी जानना चाह रहे थे। सीनियरिटी नहीं, थोड़ा बहुत टेक्निक का फर्क आया होगा, तो उसमें नो डाउट वो तो बहुत स्ट्रिक्ट है डिसिप्लिन के।
आपको जो कह दिया तो कह दिया, आपको मानना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ हुआ होगा, नो डाउट कि समथिंग हुआ हो। एक अंपायर भी थे हमारे, स्टीव बकनर, कुछ वर्षों पहले के, कुछ साल पहले के अंपायर थे ये। इनके फैसले अक्सर देखे जाते थे इंडिया टीम के ही खिलाफ गलत होते थे, ऐसा क्या था? देखें, मैं जब क्रिकेट खेल रहा था, मैं आई वाज इन स्पोर्ट्स कॉलेज, तो उस टाइम इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, ना ही इम्प्लीमेंट हो रही थी। और मैं आपको बता दूं, ये जितने भी सिस्टम आ रहे हैं ना, स्टंप वाले या वो वाले, यहाँ मेरा स्टूडेंट है एक डेल में, अमेरिका में, ही इज अ डायरेक्टर। उसका एक दिन उसने मेरे को फेसबुक पे ऐसे ऐसे ढूंढ के, और एक दिन मेरे को फोन किया, कहता है सर गैरी क्रेस्टन के साथ मिलके मैंने ये स्टंप्स बनवाए, जिससे कि पता लग जाता है कि ये बेल जो उड़ गई थी ये उधर। तो ये सारी चीज कंप्यूटराइज्ड है, तो टेक्नोलॉजी का यूज किया उन्होंने, तो नेचुरली उसमें अब ऐसे कोई भी एम्पायर होगा, पहले तो श्रीलंकन, सॉरी किसी कंट्री का नाम नहीं लेता मैं, अपने आस पड़ोस के 2-4 ऐसे कंट्री थे जिनके एम्पायर 22 थे। वो तो हमारे जमाने वाले टीवी के टाइम में दिखता था कि ये गलत डिसीजन दे रहा है, और अब नहीं कर सकता वो, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी इतनी आगे आ गई, टेक्नोलॉजी इतनी आ गई, आप नो बॉल नहीं दे सकते, आप एलबी आप नहीं कर सकते, एलबी है तो उसको डिनाई नहीं कर सकते, तो बहुत चीजें हैं। हाँ, रिव्यू सिस्टम आ गया, वो लेकर के उसको कोर्ट बिहाइंड है, तो आपको एम्पायर रिफ्यूज नहीं कर सकता, भाई नॉट आउट नहीं है, आपको देना ही पड़ेगा। तो काफी चीजें टेक्नोलॉजी से चेंज हुई हैं। कुछ एम्पायर होंगे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी रेपुटेशन खराब की, किसी और का कुछ नहीं बिगाड़ा। उनका 1-2 प्लेयर को आउट कर दिया होगा, पर रेपुटेशन किसने बिगाड़ी? उसने खुद को अपनी रेपुटेशन बिगाड़ी। हमारी टीम आज की टाइम में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक है, फिर भी ऐसा क्या हो जाता है कि हम जब बड़ी बड़ी सीरीज होती है, जैसे वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह, इनमें फाइनल्स में, सेमीफाइनल्स में हार जाते हैं? देखो, ये सब उस लेवल पे जाके ना मेंटल गेम होता है। ये आप कितने स्ट्रोंग हैं, आपके दिमाग पे, आपके टीम के किस प्लेयर पे क्या इफेक्ट है, फटीग क्या है। आपने देखा होगा अमेरिका के बाद भी वहाँ पे कुछ हमारी टीम किसी होटल में या कहीं रिजॉर्ट में जाके स्विमिंग कर रही है, या वाटर उसमें फॉल में खेल रही है, या वहाँ पे नहा रही है, तो दीज आर द रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस, या रिलैक्सिंग, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए होती है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि पिछले मैच को भूल जाओ, जो आगे आपको प्रूव करने के लिए आ रहा है, आपका दिमाग जो है आपका उधर ही रहे और कहीं ना रहे। तो ऐसी चीज़ें तो करनी पड़ेंगी, आपको स्ट्रॉन्ग तो होना पड़ेगा अगर आपने किसी भी टॉप की टीम के साथ मुकाबला करना है। अच्छा, क्या क्रिकेट वास्तव में बदल रहा है? आज टेस्ट में, T20 जैसे मैच हो रहे हैं, अभी हाल ही में जो बांग्लादेश वाला मैच हुआ है, 3 दिन बारिश में और 2 दिन के अंदर मैच भी हो गया, और वो, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, क्या चीज नहीं बदल रही, आप मेरे को बताइए ना। खाली अब क्रिकेट नहीं बदल रहा है, हमारा रहना, हमारा खाना पीना, हमारा रहन सहन, हमारा बोलने का स्टाइल, हमारा एक्टिविटी करने की चीजें, हम सब चीजों में चेंज हो रहे हैं ना। तो वो चेंजिंग क्या है, वो हर चीज में हमारे को चेंजिंग चाहिए। पहले हमारे भी जो कोच थे, हम सीधे अगर टेढ़े बीच में से मार देते थे ना, तो अगर आप 100 भी रन बना के आते थे तो कोच बड़ा डांटता था, तूने 3 शॉट बीच में से मारे, क्यों मारे? आउट हो जाता था, ये तो चौका मिल गया, नहीं मिलता तो आउट था। तो अब क्या है, अब आप बीच में से नहीं मारेंगे तो आपके एक्स्ट्रा रन नहीं आएंगे, क्योंकि वो मशीन की तरह बॉलर हो गए, अब तो इतने एक्यूरेट हो गए हैं कि आपको पकड़ के वहीं डालते रहेंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी दिखा दिया ये आपका वीक पॉइंट है तो आपको टाइम के साथ बदलना पड़ेगा। टेस्ट मैच एक टेस्ट है, उसका नाम ही टेस्ट है। बैट्समैन का बॉलर टेस्ट ले रहा है, बॉलर का
बैट्समैन टेस्ट ले रहा है, तो हर चीज वो टेस्ट है, तो टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि उसमें टाइम मिल जाता है थोड़ा। पर आजकल हमारे जो प्लेयर हैं, या हमारे क्या सारे प्लेयर हैं, उनको T20, IPL और वनडे की इतनी ज्यादा आदत पड़ गई है ना, इतने ज्यादा मैचेस हो गए हैं, तो उन सबको देख के वो अब क्या कर रहे हैं, उसी पैटर्न पे टेस्ट को भी खेल रहे हैं। इस मारे आपको 2.5-3 दिन में रिजल्ट आ रहा है। हमारे भारत की एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है जो हमने तो अपने पेरेंट्सों से बहुत बार सुनी है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। क्योंकि आप एक स्पोर्ट्स कोच है क्रिकेट के, आप इस कहावत को क्या कहना चाहेंगे और क्या उन पेरेंट्स को मैसेज देना चाहेंगे जो आज वो ना कहें? देखें, हमारा जो कंट्री है, मतलब शुरू से अगर देखा जाए ना, तो पेरेंट्स को लगता था कि स्पोर्ट्स से आपका कोई फ्यूचर से प्लानिंग नहीं है। कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती थी पहले जब हमने, और जिस टाइम हमने स्टार्ट किया ना, तो मेरे को लगता है कि हम जो NIS पटियाला ने उससे 7-8 साल पहले ही ये प्रोग्राम लेके आए थे। वो इंग्लैंड से लाए, जर्मन से लाए, कुछ ऑस्ट्रेलिया से लेके आए, तो उनका सबका एक प्रोग्राम बना के तो कोचिंग उन्होंने डिप्लोमा स्टार्ट किए। और जितने भी एक्स प्लेयर थे, रणजी ट्रॉफी बैकग्राउंड के हो गए या अदर्स गेम्स में, हॉकी में तो मैं जब भी NIS करता था तो 8-10 तो इंटरनेशनल प्लेयर होते थे, ओलंपियन होते थे। तो उस टाइप के प्लेयरों को ट्रेनिंग उन्होंने किया, और जो फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे आता था उसको इमीडिएटली जैसे ही हमारा एग्जाम होता था, डिप्लोमा मिलता था, उसी टाइम ऑल इंडिया में कहीं भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाती थी जाके, वहीं से पटियाला से। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस टाइम में। और जो कहावत है उससे पहले तक ठीक थी। मेरे को भी, मेरे अंकल डॉक्टर थे अमृतसर में, तो मेरी चाची जी लेक्चरर थी, तो किसी ने मेरे लिए ना वहाँ पे मैरिज के लिए ढूंढ रहे थे कि रिश्ता वगैरह, तो कोई प्रोफेसर, वो लेक्चरर लेडी थी जिसके रिश्तेदारी में ही उनके, तो उन्होंने पूछा होगा उससे कि ऐसे ऐसे लड़का मेरा भतीजा है, तो उन्होंने पूछा क्या करता है, तो उन्होंने कहा वो कोच है, क्रिकेट का कोच है। तो ये 70 नहीं 85 की बात है। तो वो कहते हैं वो PT मास्टर जो होते हैं तो मतलब एक पढ़ी लिखी लेडी को, एक पढ़े लिखे फैमिली को, उनके पेरेंट्स दोनों प्रोफेसर हैं क्या, गुरु नानक यूनिवर्सिटी में पोस्टिंग थी उनके, तो उनके बच्चों को भी वो नॉलेज नहीं थी और उनको भी नहीं थी। जब इसको काम ही नहीं मानते थे वो कि कुछ काम है, हाँ, कहते थे ये तो वैसे ही घूम रहे। तो ये जब हमारे को जॉब मिली, और कई बार पूछते हैं ना, जैसे बाद में मेरा तो दिल्ली में जब मैं आ गया तो मेरे मैट्रिमोनियल के थ्रू हुआ, तो कई लोग अभी भी पूछते हैं, अरे ये लेक्चरर ग्रेड में आपकी पोस्टिंग है? तो डॉक्टर आते हैं कई, तो वो कहता है अरे यार इस ग्रेड में तो हमारी स्टार्टिंग होती है, इसी में ही होती है, सेम ग्रेड में। तो मैंने कहा आप क्या समझ रहे हो, हमारी ये जो क्वालिफिकेशन है, नो डाउट डॉक्टरी तो बहुत ज्यादा मेहनत का काम है, पर इंजीनियर्स हो गए ऑलमोस्ट उसी के बराबर सैलरी मिलती है। तो अब तो जमाना ही, मतलब 30 साल 35 साल पहले मशीनें बना रहे हो, हम खिलाड़ी बना रहे हैं। हाँ, 35 साल पहले की बात कर रहे हैं मैं तो तब उनकी देखो, हमारे जो बॉस थे उनकी कितनी बड़ी एक वास्ट वो था कि नहीं, इनको हमने कोचेस बनाना, पूरे इंडिया में जाके नीचे गांव तक जाओ, केरला तक या नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, तो सारी जगह कोचेस लगे हुए हैं। तो कहाँ से लगे हैं? वो वहीं से लगे। तो अगर ये इसी कहावत के बेस पे रहते तो हम तो कहीं भी नहीं सर, अगर आप नहीं होते तो आज जो इतने हजारों क्रिकेटर निकले हैं उनके भविष्य का क्या होता। वैसे आजकल ये चेंज हो चुका है, अब पेरेंट्स को भी समझ आ गया है कि स्पोर्ट्स भी एक कैटेगरी है और अच्छी कैटेगरी है एजुकेशन की। बल्कि कई पेरेंट्स स्कूल जाते समय ये देखते हैं कि उसमें स्पोर्ट्स कितना है, अगर स्पोर्ट्स नहीं है तो एडमिशन तक नहीं कराते हैं। तो आज की जनरेशन इस चीज को चेंज कर चुकी है। ये 90s जो किड रहे हैं, 80s 60s 70s, ये उनकी कहानियां थी, उनको ज्यादातर मार पड़ी है घर में इस चीज को लेकर के कि भैया ज्यादा मत खेलो, थोड़ा पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। और गवर्नमेंट का भी मैं बताता हूँ, गवर्नमेंट में ज्यादातर अब क्या है, पंजाब गवर्नमेंट ने और हरियाणा गवर्नमेंट ने जितने भी एक्स इंटरनेशनल प्लेयर थे उन्हीं को स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया। अब वो कहीं ना कहीं घूम फिर के आके
हमारे स्टूडेंट रहे हैं, तो वो जब भी आते हैं हमारे पास, हम उनको हवा भर देते हैं, भाई 3 करोड़ कुछ भी नहीं है जो तुम दे रहे हो प्लेयरों को, जो ओलंपिक से मेडल ला रहा है, इसको 5 कर दो। तो वो जाते ही नोट चालू करवाते हैं, तो 5 नहीं तो 4 तो होते ही रातों रात स्टार बन जाते हैं। खैर उनके पीछे उनकी मेहनत होती है, बहुत- ऐसे ही ओलंपिक मेडल बहुत- नहीं मिलता है, मेडल बहुत आना सालों की होती है जो हम नहीं देखते। तपस्या है। हमने वो लाइव सुबह 6 बजे हम ग्राउंड में खड़े होते थे, रात को 9 बजे तक ये समझ लो कि हमारा कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है। एक और क्वेश्चन है, जैसा अभी आपने बताया था कि युवराज सिंह के स्ट्रगल के बारे में, एक खिलाड़ी जब किसी बीमारी में फंस जाए या कोई इंजरी उसको इतनी बड़ी हो जाए, कमबैक करना कितना मुश्किल होता है? क्योंकि आपने तो बड़ी बारीकी से नजर रखी होगी, आपने बहुत देखा है ऐसे खिलाड़ियों को जो गए थे किसी इंजरी को लेकर के लेकिन उन्होंने कमबैक किया। युवराज सिंह इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, ऋषभ देखो, पंत इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। पहले हमारे पास इतना साइंटिफिक कोचिंग सिस्टम नहीं था। अभी क्या है, सबसे पहले खिलाड़ी को इंजरी होती है, खिलाड़ी क्या किसी को भी इंजरी होती है तो वो क्या जाता है, डिप्रेशन में जाता है। 1 महीना बेड पे, कोई मान लो बड़ा बिजनेसमैन भी है तो वो 1 महीना बेड पे रहा, उसकी सारी, वो बेचारा सोचता है यार मेरी तो सारी जितनी भी ट्रेडिंग हो रही थी सारी रुक गई होगी, मेरा तो प्रॉफिट आना बंद हो गया होगा, तो वो डिप्रेशन में जाता है धीरे धीरे। ऐसे ही खिलाड़ी का है, खिलाड़ी अरे यार मैं तो 2 महीने तो बेड पे ही रहूंगा, 3 महीने। तो इसीलिए हम खिलाड़ियों के डॉक्टर्स को स्पेशली कहते हैं, वो स्पेशल कोई ट्रीटमेंट देता, तो अगर 15 दिन लगने हैं ना तो खिलाड़ी को कहना है सिर्फ 4-5 दिन लगेंगे, ये रिकवर हो जाएगा। उसके बाद चाहे 2 महीने लग जाए, क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाता है कि नहीं यार 1 हफ्ता का तो काम है, मैं रिकवर कर लूंगा, तो हो जाता है। उसके बाद साइकोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा काम है। अब जब कंट्री में लड़ाई होती है ना, आपने देखे होंगे आर्मी में जो जेसीओज होते हैं ना, जेसीओज का काम ये होता है, जूनियर कमीशन ऑफिसर। हाँ, जूनियर कमांडिंग ऑफिसर जो होते हैं ना, वो जैसे यंग रिक्रूट आते हैं ना, उनमें से ढूंढते रहते हैं कि ये बोलता कैसे है, ये खाता कैसे है, ये किसी पर्सनैलिटी इसकी कैसी है, इसकी थिंकिंग कैसी है, इसका स्वभाव कैसा है। तो ये जितने भी वो चीजें ढूंढते रहते हैं, तो उन्हीं में से उनको, हाँ भाई आप ना ये वाला काम संभालो, आप ये वाला संभालो, आप ये संभालो। तो जब लड़ाई होने जब आसार लग जाते हैं ना, जैसे अब ईरान ने अटैक किया, तो 15 दिन पहले ही उनको फौजियों को ना ट्रेन किया जाता है, फौज को साइकोलॉजिकली उनको खाना पीना देते हैं, उनको कहते हैं एंजॉय योर लाइफ। क्या है, वो हमारे कंट्री के ऊपर अटैक करा, भाई हमारे को भी करना है, कुछ नहीं है। हार जीत तो आजकल तो रॉकेटों से होती है, कोई नहीं मर रहा, सबका जो नाम होगा वो शहीद होगा। तो ऐसे ही लेक्चर दिए जाते हैं। तो ऐसे खिलाड़ियों को भी अब बन गए, हमारे उसको भी है कि जो तूने आज जब तेरे को एक्सीडेंट हुआ या आपको ये बीमारी लगी, तो आप जब वापिस आ रहे हो ना, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो 40-40 मिनट के, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। दिस इज आल्सो ए डाइट, मेंटल डाइट। तो वो उसके दिमाग में घुसाई जाती है कि वो दोबारा उस टाइम के लिए उस चीज के लिए आ जाए और वो प्रूव कर दे। अभी लास्ट सीजन में आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने एक बहुत बड़ा चेंज किया। रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटाया गया और हार्दिक पांड्या को लाया गया, क्योंकि वो इंडियन टीम के भी कैप्टन हैं। आपको ये कितना सही लगा? देखो, ये जो प्राइवेट आईपीएल इज अ प्राइवेट कंपनी है एक तरह से, है ना। मुंबई इंडियंस मीन्स जो नीता अंबानी ने डिसीजन ले लिया वो फाइनल है। तो नो डाउट उनकी जो टीम है ना, 10 लोग, 11 लोग, 12 लोग, उसमें देखो एक राहुल सांघवी भी बैठा होता है। अगर आप देखें तो राहुल सांघवी भी है, तेंदुलकर भी है उनके टीम में। तो ये 10-12 लोगों का डिसीजन होता है, ना कि एक आदमी का है। तो कुछ ना कुछ उन्होंने सोचा होगा, कुछ ना कुछ फ्यूचर के बारे में निकाला होगा। और नो डाउट वो बंदा जिसको रिप्लेस किया वो कैपेबल था उस पीरियड पर, उसी पीरियड में उसका डाइवोर्स हुआ, उसको और कई चीजें हुई, तो एक बैड पैच आता है ना, तो वो उसको लेके डूब गया बेचारे को।
तो एक तो कॉलर स्ट्रॉन्ग कर लिए उसने, बहुत ज्यादा स्टार्च वाले काम कर दिए। पहले ही आके रोहित को कहाँ पे फील्डिंग भेज दिया, वहां पे डीप इन में, जहाँ वो कभी करता नहीं था। तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए। आप एज ए कैप्टन आया, आपको एक मौका दिया है, तो आप ऐसा मत करें कि एक सीनियर एक प्लेयर की इंसल्ट कर रहे हैं। तो उससे क्या है, आप अपने लिए अपनी बेड़ी में, कहते हैं ना, बट्टे डाल रहे हैं, अपने नाव में पत्थर डाल रहे हो आप अपने लिए। तो वो ऐसे काम नहीं करने चाहिए। आप प्लेयर हैं, प्लेयर फील्ड में करके दिखा दो। वो जो उसको भगा रहे हो ना, दूसरे प्लेयरों को भगवाओ छक्के चौके मार के, ना कि ऐसे। तो ये टीम मैनेजमेंट के काम है, डिसीजन लेने के। थोड़ा सीनियरिटी और जूनियर का बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट होनी चाहिए। अब हम आ चुके हैं अपने नॉकआउट लास्ट राउंड्स में ही। उसमें अब मैं कुछ आपको ऑप्शन दूंगा, 2 ऑप्शन दूंगा, उसमें से आपको एक को चुनना है कि आपके हिसाब से इसमें बेस्ट कौन है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं ऑल टाइम ग्रेट इंडियन कैप्टन्स की। इनमें से किसी एक को आपको चुनना है। कपिल देव, सौरव गांगुली। गांगुली। सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़। गांगुली। सौरव गांगुली, विराट कोहली। गांगुली। सौरव गांगुली, MS धोनी। ये टाई लग रहा है मेरे को, टाई। क्योंकि जो डिसीजन जो टीम सौरव गांगुली बना गया ना, वो उसको, उस टीम को पॉलिश किया आगे, उस टीम में अमेंडमेंट की धोनी ने, पर वो टीम का बैकग्राउंड जो तैयार किया वो दादा ने किया। चलिए हम इसको यहीं क्लोज कर देते हैं। वैसे इसमें एक नाम और था, लेकिन मैं इसको यहीं टाई मान देता हूं। सौरव गांगुली और MS धोनी के बीच टाई हो गया। अब मैं बात करूंगा ऑल टाइम ग्रेट भारतीय गेंदबाजों की, बॉलरों की। इसमें सबसे पहले 2 ऑप्शन है, कपिल देव और अनिल कुंबले। कुंबले। अनिल कुंबले और जहीर खान। कुंबले। अनिल कुंबले, हरभजन सिंह। कुंबले। अनिल कुंबले, R अश्विन। R अश्विन। R अश्विन और मोहम्मद शमी। R अश्विन। R अश्विन और जसप्रीत बुमराह। R अश्विन। चलिए, इसके विनर रहे R अश्विन। अब अगला मेरा आएगा सवाल आपसे ऑल टाइम ग्रेट वर्ल्ड ऑलराउंडर्स का। इनमें से एक को चुनना है आपने। कपिल देव, जैक कैलिस। कपिल देव। कपिल देव, युवराज सिंह। कपिल देव। कपिल देव, एंड्रू फ्लिंटफ। देखो, दोनों का पीरियड अलग अलग था, दोनों का पीरियड अलग था, पर मैं फिर भी कपिल देव के साथ। हाँ, मैं सोच रहा था कहीं यहाँ भी टाई ना हो जाए तो आगे क्वेश्चन खत्म हो जाए। कपिल देव और साकिब अल हसन। कपिल देव। कपिल देव और हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या को अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी प्रूफ करने के लिए, अभी उसके पास बहुत टाइम भी है ना, उसको थोड़ा चलें, यहाँ विनर रहते हैं कपिल देव। कपिल देव, वैसे भी वो हमारे लीजेंडरी हैं। इसके बाद बात करते हैं इंडियन बैट्समैनों की। इसमें आते हैं, सबसे पहले 2 नाम आते हैं, सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग। अगर रन के हिसाब से जाएंगे तो सहवाग। वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर। तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर और MS धोनी। तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली। कोहली। विराट कोहली और रोहित शर्मा। कोहली। चलिए, यहाँ विनर रहते हैं विराट कोहली। वैसे हम सोच के चल रहे थे कि शायद सचिन तेंदुलकर रहेंगे, लेकिन विराट कोहली बने। सचिन तेंदुलकर ठीक है, उसने बहुत ग्रेट इनिंग्स खेली है, पर उसकी ज्यादातर इनिंग में हमारे कंट्री को कोई ज्यादा फायदा नहीं। इसकी इनिंग से हमारे को कंट्री को बहुत, कई हमने मैच जीते हैं। कई मैच। ऑल टाइम ग्रेट वर्ल्ड विकेट कीपर्स की भी बात जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले 2 नाम आते हैं, राहुल द्रविड़ और कुमार संगकारा। कुमार संगकारा। कुमार संगकारा और एडम गिलक्रिस्ट। गिलक्रिस्ट। एडम गिलक्रिस्ट और MS धोनी। धोनी। MS धोनी और मार्क वाउचर। धोनी। MS धोनी और ब्रैंडम मैकुलम। धोनी। वैसे भी नो डाउट अगर मेरे से पर्सनल ये पूछा जाता तो धोनी से बड़ा विनर मुझे कोई लगता नहीं आज के टाइम में विकेट कीपिंग के लिहाज से। सर, आपका इंटरव्यू करके आज बहुत ही अच्छा लगा। मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है
कि इतने बड़े कोच के साथ बैठ करके दो बातें अपनी रखना और अपने दर्शकों तक उनके अनुभवों को पहुंचाना, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो बचपन बीता है वो क्रिकेट के इर्द गिर्द ही बीता है। हमारे मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं इसको लेकर के, और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं या युवा होते हैं वो उस स्किल तक पहुंच ही नहीं पाते, या कहो उनको नॉलेज ही नहीं होती। मेरी कोशिश थी इस पॉडकास्ट के माध्यम से, इस एपिसोड के माध्यम से वो सारी बातें खुल करके रखूं जो शायद आप इतने बड़े कोच से पूछ करके आपकी लाइफ में उसका कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट मिले और एक इंस्पिरेशन आए कि कैसे धोनी MS धोनी बन गया, कैसे धोनी इतना बड़ा महान कप्तान बन गया, बेस्ट फिनिशर बन गया, कैसे इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर, चाहे उसमें मुरली कार्तिक हो, बहुत सारे अनगिनत प्लेयर हैं। मैं नाम लेने पे आऊंगा तो सर ने इतने सारे खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी हुई है कि बहुत सारे नाम है। तो मेरे लिए एक बहुत प्राउडफुल मोमेंट्स है कि मैं आपके साथ बैठ करके ये जर्नी आपकी भी साथ के साथ थोड़ी सी शेयर कर पाया। और सर से मैंने कहा कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इंटरव्यू दूंगा तो फील्ड के ऊपर दूंगा। ये भी एक बहुत अच्छी बात रही कि पीछे फील्ड है और फील्ड में बैठ करके हम इंटरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि जब बात हम क्रिकेट की कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड ही चीजें निकल करके आ रही हैं। अब मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हम अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। आप लोगों को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं। जो आप व्यू आते हैं, आपके जो कमेंट्स आते हैं, वो हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा होते हैं। इनको बंद मत करिए, इनको रेगुलर चालू रखिए, जिससे हमारे चैनल को ग्रो मिले, आगे आपके लिए हम नए नए कंटेंट ला सकें और हर फील्ड को आपके सामने लेकर के आए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल सके। मैं लास्ट में यही कहूंगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कुछ भी आपको ऐसा लगा हो जो पूछने से रह गया हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके डालें, ताकि हम सर से पूछ पाएं। अंत में मैं आपको दोबारा से धन्यवाद देना चाहूंगा और यही कहना चाहूंगा कि आपने बड़ी ही बेबाकी से सारी चीजों को रखा और हमारे को जो मार्गदर्शन दिया, शायद ये आगे आने वाले युवाओं के काम आएगा। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।